दूसरी दुनिया में जन्म लेके 300 लेवल की ताकत हासिल की और उस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बन गया। लेकिन कुछ टाइम पहले बीवी से झगड़ा हो गया, वो घर छोड़कर चली गई। बोली थोड़ी देर के लिए अलग रहना चाहती है। तूने नहीं रोका, सोचा मेरे पास हजारों साल की उम्र है, वापस आ जाएगी। लेकिन तब सिस्टम ने अचानक बताया, बाहरी शैतान हम पर हमला करने वाला है, तेरी मौत तय है। जब तूने बीवी को बताया कि तू मरने वाला है, उसने कह दिया जल्दी जा मर। हाँ, 5000 साल की उम्र वाला भला कैसे मरेगा। लेकिन यही बात जब साली को बताई, उसने सच मान लिया। फिर साली तेरे साथ पूरी कैंग्यून महाद्वीप घूमने निकली। मिलने गए अपनी उस दोस्त लिन यान्यू से, जिसके साथ कोई भी रिश्ता संभव नहीं था। मिलने गए पुराने दोस्त काओ डॉरन से, और उसके लिए एक प्यारी लड़की भी ढूंढ दी। और एक और खास दोस्त से मिला, जो इतने सालों से तेरी जरूरत के लिए लिंगदान बनाता रहा। तेरी अनजान से असल में शन योंगफू अपनी उम्र खत्म करके तेरी जरूरत पूरी करता रहा। जब ये बात पता चली, तूने अपनी 4000 साल की उम्र लगाकर उसके लिए दान बनाया, ताकि उसकी तकलीफ दूर हो। और अंत में मिला महाद्वीप के नंबर 2 योद्धा वुजियनजी से, जो सालों से तेरी क्षमता को चुनौती देता रहा। 100 से ज्यादा दिनों में पूरे महाद्वीप में घूमता रहा। कई पुराने दोस्त थे जिनसे काफी वक्त से नहीं मिला था। कुछ छोटे दुनियाओं में थे। उनसे मिलके मन भारी हो गया। हर दोस्त के पास कुछ दिन रुका। लेकिन लोई चेंग, जिस रात तू याओयू से निकला, उस रात के बाद उसने ना तुझे आवाज दी, ना लोईजी को। बड़े आजमाइश के आने से एक दिन पहले भी तूने उसे नहीं बुलाया। 100 दिन की ये यात्रा खत्म हुई। सब दोस्तों से अलविदा कहा और अपने घर वापस आ गया। घर के आंगन में कदम रखा, सब कुछ वैसे ही था। हल्का सा मुस्कुराया। लोईजी अंदर से बाहर निकला। दीदी शायद आके गई थी। तूने सिर्फ हल्के से सर हिला दिया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि घर में कदम रखते ही समझ गया था। जानी पहचानी खुशबू के चंद निशान अभी भी हवा में थे। लुई चेंग अभी अभी गई होगी। यिनशी ने देखा होगा कि तुम दोनों आ गए हो और चली गई। अब कहीं दूर से शायद चुपचाप देख रही हो। तारों भरी उस रात अंदर से एक गहरा सुकून था। इन दिनों पुराने दोस्तों के साथ रहते रहते दिल बिल्कुल साफ हो गया। ये जिंदगी अकेली नहीं थी, वफादार रिश्ते थे, मोहब्बत थी। पूरी जिंदगी गुजरी और मरते वक्त भी कोई साथ था। लोईजी तेरे पास आकर लेट गया। तूने मुस्कुराते हुए कहा, इन दिनों मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। ये लफ्ज और वो मुस्कान सीधी दिल में लगी। कई दिनों से डर था। ये अल्फाज सुनने का मतलब था कि तू अब जाने वाला है। खामोशी छा गई, आंखें भर आईं, आंसू रोक नहीं पाया, आखिर बही निकले। तूने धीरे से सर हिला दिया और लोईजी का माथा सहलाया। आंगन से कुछ दूर एक पहाड़ की चोटी पर एक हसीना खड़ी थी। तेज हवा में उसके बाल उड़ रहे थे, भंवें तनी हुई थी, आंखों में गहरी कश्मकश थी। वो आंगन का मंजर साफ देख सकती थी। धीरे से बोली, उम्मीद है तुम दोनों खुश रहो। फिर वो दूर चली गई, तुझे और लुईजी को उनका वक्त देने के लिए। रात बीत गई, नई सुबह आई। सिस्टम की आवाज फिर गुंजी, 1 घंटा बाकी, डोमेन के बाहरी मैदान पर पहुंचो, बड़ी मुसीबत का इंतजार करो। लुईसी की तरफ देखा और प्यार से कहा, एक वादा करो, अपनी दीदी का ख्याल रखना, कोई गलत कदम ना उठे, और खुद भी ठीक रहो। कोई अच्छा सा इंसान मिलेगा तो उससे अपना लो। लुईसी की सांसें अटकी रह गईं, होंठ हिले लेकिन कोई लफ्ज नहीं निकला। आंखें दोबारा भर आईं, दिल में दर्द था। तो उठकर खड़ा हुआ, चेहरा शांत, मुस्कुराहट बरकरार। अलविदा तुम दोनों का। इतना बोल के तू पल में वहां से गायब हो गया। लुईजी जल्दी से उठकर ढूंढने लगा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। एक गहरी खालीपन की लहर आई। वो चाहे चिल्लाता, रोता, लेकिन आवाज अंदर ही रह गई। आंसू खामोशी से गिरते रहे, हवा चलती रही, सूखे पत्ते दूर बिखरते गए। तू आवाज से दूर आकाश में खड़ा था। घर को एक बार और देखा, दिल में सुकून था। अपना आखिरी ट्रांसमिशन स्टोन निकाला और सबको एक ही संदेश दिया, जा रहा हूं, वादा करो, आगे की जिंदगी अच्छे से जियो। सबको संदेश देके तूने मुस्कुराहट के साथ हाथ खोला। ट्रांसमिशन स्टोन हाथ से छूट गया और जमीन की तरफ गिरने लगा। पल भर बाद वो बार बार कांपने लगा। तू रुका नहीं, बस आसमान की तरफ देखा और पल में गायब हो गया, सीधा ऊपर, तेज, बिना रुके। बाहरी दुनिया में आकर सूर्य की रोशनी तेरे पर पड़ी। गर्माहट थी, लेकिन दिल में ठंडी थी। मौत आते वक्त ऐसा ही लगता है। सिस्टम, कितना टाइम बाकी है?
सिस्टम की आवाज आई और सिर्फ तब तूने देखा। काफी दूर एक दैव्यकाय काला गोला आता दिख रहा था, सीधा तेरे पास। वो कोई आम एस्टेरॉयड नहीं था, उसमें जिंदगी भरी थी। काली रूह, एक दूसरे से लिपटी हुई, जैसे किसी ने उन्हें बुरा बना दिया हो। अंधेरे की कोई सीमा नहीं, चाह, ख्वाहिश, खौफनाक सोच, सब कुछ। सिस्टम, अंदर क्या है? सिस्टम ने बताया, और तेरा चेहरा सख्त हो गया। आई था शैतान का बीज। अगर ये काला गोला महाद्वीप पर गिरा तो वो बीज ताकतवर इंसानों के अंदर घुस जाता, खून होता, अंधेरा फैला देता। तो क्या करना होगा? पूरी ताकत से खत्म करो। कुछ देर की खामोशी, तेरे आंखों में निश्चय आ गया। और उसी वक्त महाद्वीप के अंदर सुबह की रोशनी अभी आई ही थी। अगले ही पल आसमान अंधेरा हो गया। सबने ऊपर देखा, सूरज को उस रहस्य नीले गोले ने ढक लिया था। लुईजी अभी भी दुख में डूबा था। जब ट्रांसमिशन स्टोन से आवाजें आईं, आसमान का रंग बदला और उसने समझ लिया कि तू कैसे मरेगा। वो कभी सोचा ही नहीं था ये हो सकता। उस अंधेरी छाया में वो अकेला खड़ा था, और वो बंदा उसके दिल का अकेले हजारों से लड़ रहा था। उसके आंसू बहते रहे। दर्द खून की तरह पूरे बदन में दौड़ गया। दीदी, अब पछताओगी ना? लुओइजी ने दांत पीस के आहिस्ता कहा। उस पल दिल में अपनी दीदी पे बड़ा गुस्सा था, साथ ही आंखें तेरे पर टिकी रहीं। दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि तू जिंदा वापस आए। घर से कुछ दूर लुओई चेंग हाथ में ट्रांसमिशन स्टोन पकड़े खड़ी थी। तेरे संदेश ने दिल में हलाहल भर दिया। नजर सुन सी थी, तारों भरी आंखों में खालीपन था। बदन एक पल के लिए कांपने लगा। तेरे वो लफ्ज जो पहले हंसी वाले लगते थे, अब दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। आंखें भर आईं। वो चाहती थी कि सब झूठ हो, कि तू बचे। किसी और रहस्य में एक बुजुर्ग जियाजियो पहले अपने सेक्ट को नया रास्ता दिखा रहा था। अब वो हाथ कांपते, आंखें जमाई आसमान पर। तेरे संदेश ने उसे भी हितादृत कर दिया। उसने कई बार तुझे आवाज दिया, कोई जवाब नहीं आया। फिर आसमान बदला, काला गोला सूरज ढकने लगा। तब वो समझा तेरा मतलब क्या था, लेकिन ये देखना कि तू अकेला 10,000 के सामने लड़ रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर था। तूने वादा किया था मुझसे मेरा साथ देने का। जिंदा वापस आ, जरूर आ। जियाजियो के जहन में तेरी पिछली मुलाकात की यादें चमकी। अब पता चला उस वक्त तेरी बातें क्या थीं। वो सच में जानता था ये दिन आएगा। तेरे बदन पर जख्में बढ़ती देखकर वो बस दुआ कर सकता था कि कोई चमत्कार हो। एक पहाड़ की चोटी पर जेन युंगफू, जियाजियो की ही तरह। लिंग में उसके पास खड़ा उसे संभाले हुआ था। वो मर्द जो अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था, आज एक झोंके में दब सकता था। चंगंग भाई, जिंदा वापस आ। और उसी वक्त आसमान में एक इंसान पूरी ताकत से ऊपर की तरफ उड़ रहा था। महाद्वीप का नंबर 2 योद्धा, वू जियनजी। लेकिन वो तेरी तरह बाहरी जगह नहीं पहुंचा। वो मैग्मा जैसी ताप की परतों से आगे नहीं जा सका, वापस उतर आया। तुझे देख उसकी मुट्ठी बंद हो गई। अब एक भी लफ्ज नहीं निकला। तेरी सब बातें याद आईं, और वो अब समझ गया। उन दिनों तेरी संगत ने उसे बहुत कुछ दिया था, और अभी उस तकलीफ देह वक्त में वो तेरी मदद करने के काबिल नहीं था। तू मर नहीं सकता, जिंदा वापस आ जा, मैं तुझे जरूर पीछे छोड़ूंगा। वुजेअनजी ने एक दूर तक गुंजाने वाली आवाज लगाई। याओयो में लिन यान्यू पागल आंखों से बाहरी दुनिया देख रहा था। वो जमीन पर बैठ गया था, आंखें सुन, चेहरा आंसुओं से भीगा। पछतावा था, पछतावा तुझे जाने दिया उससे। तूने मुझसे झूठ बोला, तूने झूठ बोला। तेरे वो लफ्ज़ याद आ गए। तूने कहा था मरने वाले हो, फिर कहा सब ठीक है, अगली बार मिलने का वादा किया। उसने सोचा था एक दिन साथ अच्छा वक्त आएगा, बस तेरे पास खड़े रहना काफ़ी था उसे। अब तू अकेला लड़ रहा था और वो कुछ नहीं कर सकता। अगर तू मरा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। जुबाओ टांग के पूरे दरबार में सब आसमान को ताक रहे थे। वांग जाओ को एक सिविका ने संभाला हुआ था। वो निढाल थी, चारों तरफ रोना था। भाई भाई भाई, वो बच्चे की तरह रो रही थी। याद आई वो मुलाकात, अब सब कुछ समझ में आया। इसीलिए उसने जल्दी शादी करने को कहा, इसीलिए इतना तान दिया, इसीलिए पहाड़ हिला दिया, तारों को उसके नाम से बुलाया। अब वो तेरी मदद करने के काबिल नहीं थी। वो महाद्वीप से बाहर भी नहीं जा सकती थी। दर्द, नाकामयाबी और पछतावे ने उसे अंधेरे में ढकेल दिया।
बाकी सबने जल्दी आकर उसे संभाला। अलग रहस्य में गाँव डावरन की मुट्ठी बंधी हुई थी। चेहरा बुरा था, आंखें लाल। भाई, तुमने वादा किया था मेरी शादी में आने का, ये वादा नहीं तोड़ना। शेन जिंगजेन ने उसे कसकर थाम लिया। कोई पागलपन ना हो, ये जरूरी था। असल में गाँव डावरन जानता था कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ दुआ थी कि वो दोस्त वो असली राह पर जिंदा वापस आए। बाहरी मैदान में जंग जारी थी। क्या तूने सच में इस बार हार मान ली? जो जख्में थीं वो तुझे कुछ नहीं लगती थीं। खून बहा तो बहा, दर्द कोई नहीं। ऐसी मुश्किल लड़ाई इससे पहले कभी नहीं आई। यहाँ सब कुछ काम आ रहा था जो सीखा था, और वो और तेज होती जा रही थी। काले परबाए मरते दूध से निकलते, कोई अंत दिखता नहीं। लेकिन तू तब तक लड़ता रहा जब तक जान थे। एक दिन एक रात गुजर गया, बाल बिखरे, बदन खून से लहूलाल। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब क्या फर्क पड़ता? आओ की आवाज अभी भी डर फैलाती थी। टूटी तलवार अभी भी लड़ रही थी। काला गोला जब से आया, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। कई मैदान तब की जिंदगी खा चुका था, लेकिन आज यहां एक आदमी ने उसे रोका। एक दिन से, एक दिन में कुछ सोचा। ये एक गोला नहीं, एक बड़ा जीवित वजूद है। हर काला परवा इसका एक हिस्सा था। एक दिन की लड़ाई में गोला अभी अपने असल आकार का सिर्फ 15वां हिस्सा था। वो अब डरता था, पीछे हट रहा था। फिर एक दहशतनाक धमाका, खौलस आंधी जैसी आवाज, और पूरा गोला फट गया। एक पल में 10 लाख काले परवे सामने थे, जैसे एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। एक ऐसी दीवार जिसे इंसान कभी नहीं लंघा सकता। तू मुस्कुरा के कहा, आओ, तुम कांग्यून महाद्वीप में घुस नहीं सकते, मेरी जिंदगी पहले। आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक धाड़स थी। टूटी तलवार फिर से गूंगी, आधी ही रह गई थी, लेकिन पहले की तरह ही तू जटकर खड़ा था। महाद्वीप के सब लोग एक दिन एक रात से जाग रहे थे। नजर आसमान पर टिकी थी। पिछले 50 सालों में तू लोगों की नजर से दूर हो गया था, लेकिन तेरी दास्तान सबको पता थी। कोई कमजोर आंखों वाला तुझे सीधा नहीं देख सकता था, लेकिन काले परबायों को देख सकता था। एक इंसान, एक तलवार, उनके सामने दीवार बन के खड़ा। सबके जहन में एक ही बात थी, यही हीरो है, यही असली ताकत। तू फिर उनके पास गया, एक तलवार समेटे 10,000। वो काले साए तूने जैसे ही घेरा तो काले समंदर में डूब गया। लोगों को लगा कि तू खत्म हो गया, लेकिन आवाजें आने लगीं। गहरी, आसमान को कांपने वाली। आधे दिन बाद सिर्फ 10,000 रह गए। लोग फिर तुझे देख सके। एक हाथ था, तलवार सिर्फ एक छोटा टुकड़ा, लेकिन हंसी अभी भी थी। बस इतने। तेरी आवाज में कोई डर नहीं, सिर्फ ताना। बदन जख्मी, निढाल, फिर भी तू सीधा आगे बढ़ा। 10,000 काले साए कम पर रहे थे, पीछे हट रहे थे, क्योंकि वो जानते थे तू मरने वाला नहीं, तू उन्हें अपने साथ ले जाएगा। टूटी तलवार से वो उनका पीछा करता रहा। 10,000 से 1,000 रह गए। फिर वो 1,000 भी भागते हुए अंधेरे में खो गए। जिस धमाके से आए थे, उस धमाके की कोई याद नहीं थी। सिस्टम की आवाज आई, काम खत्म। तूने आंखें मूंद के एक हल्की हंसी दी। अभी 2 हाथ नहीं, आंखें सिर्फ एक, बदन खून सूखा। एक हाथ में तलवार की सिर्फ मुट्ठी थी। खाली हाथ की तरह लिखने वाले हाथ ने वो मुट्ठी भी छोड़ी। मुट्ठी दूर उड़ती चली गई। तूने कांग्यून महाद्वीप की तरफ देखा। सिस्टम, एक काम करो, मुझे वापस जाने दो। काफी देर बाद सिस्टम की आवाज आई, ठीक है। एक पल में एक शक्ति ने तुझे घेर लिया, और तब एक गहरा पुराना सा बोल आया। क्या सोचा था मैं नहीं जानता? मैं जानता हूं, ये सिर्फ मेरी तरफ से इनाम था। सिस्टम की आवाज धीमी होती गई, सुनाई देना बंद हो गया। एक अजीब रोशन शक्ति ने तुझे लिया और सीधा कांग्यून महाद्वीप की तरफ ले चली। जैसे गिर रहा हो। पूरे महाद्वीप ने देखा, एक तारा गिर रहा है। सबकी आंखें भर आईं, सब उस जगह की तरफ उड़ने लगे। तू एक शक्ति में लिपटे फूलों भरी जमीन पर धीरे से उतरा। शक्ति खत्म हुई, जमीन की ठंडक फिर महसूस हुई। आहिस्ता आंखें खुल गईं। जिंदगी खत्म होने की कागार पर। एक काम बाकी था, अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, बस इंतजार है। एक मुस्कान। एक औरत दूर से उड़ती आई, तेरे पास पहुंची, आंसुओं में डूबी, आंखें लाल। तूने होंठ खोली, वही 3 लफ्ज कहने की कोशिश की,
लेकिन आवाज नहीं निकली। आंखें भरी पड़ी थीं, अंदर तक थका हुआ था। उस आखिरी पल में आंखों की ताकत खत्म हो गई और आंखें धीरे से बंद हो गईं। एक तेज हवा आई, फूल हिलने लगे, उनकी खुशबू आंसुओं और पछतावे की आवाज के साथ दूर चली गई। लोईजी लोई चेंग के बाद वहां पहुंचा, आंखें लाल, आंसू सूख चुके थे। वो तेरी लाश से लिपटी फूट फूट कर रोती लोई चेंग को बस ताकता रहा, जैसे पत्थर बन गया हो। आसमान से पहले बारिश आई, फिर बर्फ, पहले हल्के हल्के, फिर बरसे। जमीन और आसमान दोनों सफेद हो गए। लुइजी अचानक लड़खड़ा नहीं रहा, आंखें अंधेरी हुई और बेहोश हो गया। बेहोशी से पहले दीदी के रोने की आवाज कानों में घूमती रही। तेरी मौत का दर्द दिल के अंदर तक गया था। लेकिन दीदी का ये पछतावा देख, उस दर्द में भी एक हल्की सी तसल्ली थी, जैसे तेरी तरफ से एक राहत की सांस आई हो। बर्फ तेज होती गई, बारिश भी साथ थी। अंदर की ठंडक सब कुछ में घुल गई। आसपास लोग आते गए, कुछ डर के दूर खड़े रहे। जियाद जियो और बाकी भी आए, सब खामोश। आंसू और बारिश चेहरा पर एक दूसरे में घुल गए। ये बारिश और बर्फ 3 पूरे दिन बरसे। पूरे महाद्वीप के लोग यही मानते रहे, ये आसमान का एक सच के योद्धा के लिए रोना था। अंतिम विदाई का दिन आया, सब करीब आने लगे, एक बार आखिरी बार तुझे देखने। ठीक उसी वक्त 2 लोग उड़ के आए, गॉडआउरन और शेनजिंगजेन। गॉडआउरन का चेहरा एकदम रंग से खाली था। दरवाजे के बाहर पत्थर की तरह खड़ा रहा, अंदर कदम नहीं रख पाया। जैसे लगा कि जब तक अंदर नहीं जाता कुछ खत्म नहीं हुआ। काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। तब आसमान से एक चिड़िया की आवाज आई और जहन में वो दिन आया जब तू एक बड़ी चिड़िया लेके आया था। आ गया, ये बड़ी चिड़िया बहुत स्वादिष्ट है, भुनाऊं कि उबालूं? तेरी वो मुस्कान गॉडआउरन की आंखों में कौंधी और आंखें फिर लाल हो गईं। दिल में दर्द उठा, यार मैं भी आ गया। हर कदम भारी था, लेकिन आखिर वो लोई जी और ली बिंग यून के सामने पहुंचा। दिल को थामो, आवाज कांप रही थी। ली बिंग यून ने पांव डाउरेन को देखा, पता ही नहीं था वो कब आया। जहन में तेरी वही बातें घूम रही थीं। जब तू बाहरी दुनिया की तरफ उड़ा तब समझ आया वो बातें क्या थीं। कुछ दिन में यार दोस्त आएंगे, इन्हें अछेल करना। हाँ, यही अछेल था। आंसू फिर छूट गए। 3 दिन से रोता रहा, आंखें सूख जानी चाहिए थीं। फिर भी रुक नहीं रहा था। लिब बिंग यून रोते हुए मिलने की मुस्कान लाने की कोशिश की। लुइजी कुछ बोला नहीं, चेहरा सुन्न था। गॉडआउरन को अंदर ले गया, लेकिन कुछ कदम चल के ही लुइजी का पांव लड़खड़ा नहीं रहा। महाद्वीप का एक बड़ा योद्धा अब एक आम इंसान की तरह कमजोर लगता था। शेनजिंगजेन ने जल्दी से पकड़ लिया, वरना गिर जाता। गॉडआउरन का ध्यान कहीं और था, सीधा आगे देख रहा था। कदम बोझल हो गए। दरमियान में एक ताबूत दिखा, दालान के बीच रखा हुआ। उसके पास 2 औरतें सफेद कपड़ों में घुटने टेके बैठी थीं, लुई चेंग और हुआंग जाओ जाओ। हुआंग जाओ जाओ 2 दिन से रोती रही। तुझे जिंदा करने के लिए सब कुछ आजमाया, कुछ काम नहीं आया। फिर एक दिन लुई चेंग को बुरी तरह कोसा। अब तीसरे दिन खामोश, चेहरा मुरझाया, नजर सुन, आंखें सूजी हुई, ताबूत को तकती, यादों में खोई। लुई चेंग सर झुकाए बैठी थी, आंखें लाल नहीं थी, बस एक ठंडी सी नजर थी, जैसे जिंदगी ही नहीं। गॉडआउरन आगे बढ़ा। 3 कदम दूर रुक के लुई चेंग और हुआंग जाओ जाओ को सब्र रखने की बात की। फिर ताबूत के पास आया, अंदर झांका। तेरा बदन सही कर दिया गया था, साफ था। चेहरा सफेद था, जैसे रंग लगाया हो, लेकिन होठों पे एक हल्की मुस्कान थी। वो मुस्कान देखी और गॉडआउरन का बदन पीछे हट गया, आंखें भर आईं। शेनजिंगजेन ने जल्दी से थाम लिया। गॉडआउरन ने खुद को संभाला, होंठ पे एक मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान रोने से भी बुरी लगती थी। भाई, तेरी बात मान के खुद को बदला, और देख, मैं और जिंजन। तूने कहा था हमारी शादी में आएगा। गॉडआउरन ताबूत से टिका के बात करता रहा, जैसे तू सच में सुन रहा हो, लेकिन अगले लफ्ज गले में अटके रह गए। भाई, मैं खुश रहूंगा, शुक्रिया इतने सालों का साथ और प्यार। काफी देर बाद वो बोल पाया। तेरी ठंडी हाथ को एक बार छुआ, फिर शेनजिंगजेन के साथ दालन की एक तरफ कुर्सियों वाली जगह की तरफ बढ़ा। यहां का रिवाज था, मरने के बाद सब साथ बैठ के शराब पीते, आखिरी विदाई देते। गॉडआउरन बैठ गया,
खाली जगह को देखा, शराब उठाई, आगे एक बार पेश की, फिर पीता गया, एक के बाद एक। आज नशा चाहिए था। तभी बाहर से और कोई आया, जियाजियो। 3 दिन से वहीं रुका था, लेकिन आज कमर से कमरा नहीं छोड़ा। अब दालान के सामने भी रुका, अंदर नहीं गया। गौतौरन से अलग था, उसका चेहरा थोड़ा लाल था, आंखें लाल, खड़ा भी ढंग से नहीं। हाँ, आने से पहले शराब पी ली। असल में 3 दिनों से रोज शराब पी रहा था, नींद में डूबा रहा। सिर्फ शराब ही था जो दर्द सहना मुमकिन बनाता। सिर्फ शराब में लगता था वो यार सामने बैठा है। हाथ में एक सूरज लिए देर तक खड़ा रहा। एक बड़ा घूंट लिया, फिर अंदर गया। चैन चांगान, तू छलिया, पीते पीते भाग गया, आ पीते हैं। जियाजियो चिल्लाता हुआ अंदर चला। लुईजी ने देखा, समझ नहीं आया क्या करे। वो जानता था दोनों का रिश्ता भाई से भी गहरा था। ली बिंग्योन आगे आया, बुजुर्ग अंदर आइए। उसे जियाजियो के साथ रहना था, कोई कुछ उल्टा ना करे। वो नहीं चाहता था तेरी मौत के बाद भी चैन न मिले। जियाजियो लात खड़ा नहीं रहा था, मुस्कुराता हुआ अंदर आया, जैसे सच में तेरी तलाश में था। लेकिन जब ताबूत दिखा, आंखें पल में लाल हो गईं। वहां का रुक गया, कुछ खूट और पिए, फिर मुस्कुराया। ताबूत के पास गया। चैनचांगान, अंदर आराम है, उठ, शराब पीते हैं। कोई जवाब नहीं आया। मुस्कुरा के बोला, देख, शराब के लिए नाटक कर रहा है। तू हमेशा मुझसे ज्यादा पीता था, बड़े होकर कमजोर हो गया। तूने खुद कहा था, मर्द नहीं कह सकता नहीं। आ, उठाता हूं तुझे। जियाजियो हाथ बढ़ाया। ली बिंग्युन रोकने वाला था। तभी लुई चंग की आवाज आई, क्या उसे चैन नहीं लेने दोगे? आम दिन होता तो जाजी दियो ये सुन के सीधा भाग जाता, लेकिन आज रुका। लुई चंग को घूरने लगा। भाभी हो ना तुम, याद है मुझे? फिर मुस्कुराया। भाभी, याद है कुछ 6 महीने पहले चैन चंगान, वो उल्लू, तुझे वापस भेजना चाहता था। तूने देखा क्या, ये छुरी दे दी मुझे। जाजी दियो के हाथ में सोने की चमकदार तलवार आई। तेज, चमकदार। दालान में सब हिरन हो गए। अब सोचो, तलवार के साथ और क्या किया? हाँ, 1000 साल की ताकत दी। कुछ दिन पहले समझ आया वो क्या कह रहा था। क्या उसने सिर्फ तलवार दी? नहीं, वो शुरुआत से चालाक था, हमेशा मुझे फंसाता रहा, तुझे समझाने के लिए। जियाजियो की आवाज बढ़ी। मैंने समझाया, रोज समझाया। तुमने क्या बोला? आकर मार मुझे, ये तलवार है, आजा मार मुझे। लुई चंग, अगर आज तू मुझे नहीं मारता तो मैं तुझे छोटा समझूंगा। जियाजियो की आवाज डालन में गुंजी, मुंह से थूकना भी आया, बदन हिलने लगा। लुई चंग का चेहरा सुन्न था, जैसे जियाजियो था ही नहीं। लेकिन ध्यान से देखो तो हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी। पता नहीं गुस्सा जियाजियो पर था या किसी और पर। जियाजियो और बोलना चाहता था, लेकिन बाहर से एक आवाज आई, जियाजियो। जियाजियो ने देखा, ज़ेन योंगफू था, लिंग मेई के साथ, हौले हौले अंदर आई। जाजियू मुस्कुराया। चनचांगान, देख यार आ गया, आज हम तीनों साथ में पीते हैं, नशा लेके रहेंगे। जाजियू ने तेरा हाथ पकड़ा, एक झटका दिया। ताबूत में तू एकदम चुप, तेरी हाथ ठंडी। वो ठंडी ताबूत से जाजियू के हाथ तक पहुंची। नाक में एकदम सर्द सी ठंडक उतर गई। योंगफू, आ देख, ये शराब के लिए नाटक कर रहा है। ज़ेन योंगफू की आंखें फिर भर आईं। धीरे धीरे ताबूत के पास आया। तुझे देखा, सीना जैसे गहरी चोट खाई। गहरा सांस लिया, संभलने की कोशिश की, बात करना चाहता था, लेकिन बदन अचानक पीछे झुका। लिंग मेई ने जल्दी से हाथ थाम लिया। तूने कहा था मेरे बेटे का गॉडफादर बनेगा, बच्चा भी आया भी नहीं और तू चल गया। आंसू रोक नहीं पाया। जेन योंगफू ने प्यार से तुझे देखा। जाजियो ने बोला, क्या बोल रहा है, वो सिर्फ शराब के लिए नाटक कर रहा है, रोना नहीं, मनहूस होता है। जेन योंगफू ने जाजियो को देखा, एक बार और छूने दोगे उसे? जाजियो खामोश हुआ। फिर उस सच्चे चेहरा के सामने जाजियो खुद को रोक नहीं पाया। जेन योंगफू को कसकर घेरा। योंगफू, वो चला गया, मेरा सबसे अच्छा यार, सबसे खास बंदा। जाजियो के आंसू और नाक सब एक साथ निकले। ज़ेन योंगफू से लिपटे एक बच्चे की तरह रोया। पिया था, सच्ची में चाहे कि नशा इतना हो जाए सब भूल जाए। कोई दिन साथ मुर्गियां चुराईं, कोई दिन एक साथ लड़ते रहे, एक ही बिस्तर पर सोते रहे। पूरी जिंदगी में तेरी छाप थी और अब सब धुंध हो गया। उसने कहा था साथ रहेगा हमेशा, आखिर वो वादा टूट गया।
काश 6 महीने पहले रुक जाता, हर बार एक दिन और रुक जाता, और ये सालों में तेरे पास से जो नुकसान उठाया वो वापस लेता। लेकिन इस दुनिया में काश नहीं होता। हाँ, तूने कहा था काश कुछ काम नहीं आता, जो सामने है उससे प्यार से था। लेकिन अब ये समझ का क्या फ़ायदा, तेरी मौत के बाद जिंदगी कैसे काटे। ज़ेन योंगपू भी अब रो नहीं रो सका, फिर आंसू निकले। 2 बड़े मर्द एक साथ लिपटे रोए, यादें रोकने की कोशिश भी नहीं की। जितना वो वक्त खूबसूरत था, आज का दर्द उतना ही गहरा था। दोनों के आंसुओं के बीच डैन हुआंग दलान में आया, ताबूत के पास आया, तुझे देखा, एक गहरी सांस ली। इस पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बंदे को माना, वो तू था, चाहे दोस्तों के लिए चाहे दुनिया के लिए। सुकून से जा बेटे। दान होंग ने ज़ेन योंगफू को देखा। एक बात है, उसने छुपाने को कहा था, अब वो नहीं रहा, बताना सही लगता है। तेरे पास जो 1000 साल की यंशोदान थी, वो उसने अपनी 4000 साल की उम्र लगा के बनाई थी। ज़ेन योंगफू सुन खला रहा, फिर धीरे से सर हिलाया। अंदर का गम एकदम फट पड़ा, आंखें अंधेरी हुईं, बेहोश हो गया। लिंग में और जाजियों ने जल्दी से संभाला, देख के तसल्ली की, सिर्फ बेहोशी है। दान होंग ने दान खिलाया, दोनों को बैठने में मदद की। दालान में खामोशी छा गई। तभी और कदम आई, लेकिन ये कोई काला या सफ़ेद कपड़ा नहीं पहने था। सबकी नज़र उस तरफ गई। लिन यानियों की नज़र बाहर से ही ताबूत पर टिकी थी। ना रोई न चिल्लाई, एक एक कदम चलती आई, ताबूत के पास पहुंची, अंदर देखा और एक मुस्कान आई। वो पल में सबसे खूबसूरत लग रही थी। चैन चांगान, आज मैं सुंदर लग रही हूं। चारों तरफ खामोशी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, तेरी ठंडी हाथ पकड़ी, दूसरे हाथ से तेरा चेहरा सहलाया। जीती जी ये कभी नहीं किया, सोचा नहीं था मरने के बाद कर पाऊंगी। लिन यानियों की आंखों में प्यार था, लेकिन गहरे अंदर रोशनी बिल्कुल बुझी हुई थी। लोई चेंग जैसी सुन नजर काफी देर तक तुझे तकती रही। फिर लोई चिंग की तरफ मुड़ती। उस पल वो बिल्कुल सुन, बेजीब आंखें घबरे से भर गई। लोई चिंग, अब दिल में खुशी है? वो गया, बता क्या सोच रही है? लोई चिंग ने दांत पीसे, मुट्ठी बांधी, कुछ नहीं बोली। बोल ना। हाँ, तू हमेशा चुप रहती है, भाग जाती है। वो मरने वाला था, तब भी भाग रही थी। लोई चंग के मुंह से अचानक खून निकला, काला बदबूदार। लोई जी ने जल्दी से रुमाल निकाला, लेकिन लोई चंग ने हटा दिया। सीधा लिनयानियों का देखा। मुझे नहीं जलाना, आज के बाद मैं भी उसके पीछे जाऊंगी। लोई चंग ने धीरे से कहा। लिनयानियों पर गुस्सा नहीं था, शुरू से ही खुद पर था। 3 दिन में खुद को 3000 थप्पे मारे, कोई फायदा नहीं। वो वापस नहीं आया। उसके जाने के बाद दिल मर गया। आज के बाद साथ जाना था। लिनयानियों ये सुन के एकदम जोर से हंसी, आंखों में घृणा भरी। लुआई छेंग को घूरने लगी। उसके पीछे जाएगी, लायक है क्या? लिन यानियों की आवाज धीमी थी, कोई चीखना नहीं, लेकिन ये सीधे लफ्ज सबके कानों में कड़क की तरह गिरे। लुआई छेंग के सीने में एकदम कसाव हुआ, मुंह से ताज़ा खून निकला, तबूत पर गिरा। एक पल में वो 100 साल बुझा हुआ लगती थी। लुआईजी हड़बड़ा गया, जल्दी से एक दवाई लुआई छेंग के मुंह में डाली। लुआई छेंग का सिर भारी था। लिन यानियों को देखा, चेहरा सुन, एक फीकी सी हंसी। सच कहा, लायक नहीं हूं, लेकिन जाऊंगी जरूर। लिन यानियों की मुट्ठी बंधी, दांत पीसे, लेकिन जो अंदर था वो। आंखों में प्यार भी था, चेहरा अपने आप को कोस रहा था। लुआई चेंग वो औरत थी जिसे सबसे ज्यादा चाहता था, और अभी सिर्फ इस बात की वजह से उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता था। हंसी भी और रोना भी। लिन यानियो एक पागल सी हंसी के साथ बोली, ठीक है चेन चांगान, इस जन्म मुझे नहीं चुना, कोई बात नहीं, लेकिन अगली जन्म मुझे चुन लेना। इतना बोल के उसके हाथ में एक तेज चमकदार चुरा आई। जाजियो की सोने की तलवार से भी ज्यादा तेज। लगता था कोई भी सख्त चीज इस आगे कुछ नहीं। सब हैरान हो गए। लिन यानियो यहां खुद को खत्म करना चाहती थी। वहां सबके जहन में यही ख्याल आया। कुछ को पहले से अंदाजा था। जब वो लाल जोड़ा पहन के आई, सुंदर बनी, तभी समझ गए ये औरत अब तक नहीं रही। दर्द जितना गहरा, तकलीफ उतनी बढ़ जाती है। जब सहना मुश्किल हो, जिंदगी बोझ लगती है। जाजियो, लुई चेंग
और घुटने टेके बैठी हुआंग जाओ जाओ, तीनों की नजर एक सी थी। सब जानकर बैठे थे, वो भी आज के बाद तेरी राह पर चलने वाले थे। इस दुनिया में अब कुछ बचा ही नहीं था। लोइजी भागा, तुमने उसे रोके रखा, दीदी का ख्याल रखा और औरों को भी रोकना था। लेकिन लिन यानियों की ताकत उसे कहीं नहीं मिली। लिन यानियों ने एक हाथ हिलाया और लोइजी एक लिखने वाली दीवार के सामने अटका रह गया। मैं तेरे साथ आती हूं। लिन यानियों ने आंखें मूंद ली, चुरा गले की तरफ बढ़ा और ठीक उसी वक्त एक तलवार की आवाज बाहर से आई। एक चमक टिंग की आवाज चुरा लिनयानियों के हाथ से उड़ गया। एक तलवार ने उसे तोड़ दिया। लिनयानियों ने आंखें खोल के ठंडे लहू से बाहर देखा। एक अधेड़ उम्र शांत कदम से अंदर आ रहा था, वू जियंची। उसने हाथ हिलाया, तलवार वापस आई। तेरी मौत के बाद यहां कोई उसके बराबर नहीं था, लिनयानियों भी नहीं। वू जियंची, लिनयानियों ने धीमी आवाज में बोला। वू जियंची ने सीधा कहा, मरना है तो बाहर जा, यहां मत करो। ये सुन के दालन में सन्नाटा छा गया। वू जियंची किसी को देखे बिना ताबूत के पास आया। तुझे देखा, फिर एक पल के लिए मुस्कुराया। बाकी लोग एकदम कांपने लगे। वूजियंची होश में है? जियाजियो और बाकी चिल्लाए, लगा वो तेरी मौत पे खुश है। लेकिन वूजियंची ने किसी को नहीं देखा, मुस्कुराहट हटाई, ताबूत में तुझे ध्यान से देखा। तूने कहा था मेरी हंसी अच्छी लगती है, तो ये मेरी तरफ से अलविदा का तोहफा है। हमेशा मेरा सच्चा राजदान रहा। ये लफ्ज सुन के जियाजियो, जो एक पल पहले उसे मारने पे उतार था, वो मुस्कुरा दिया। वूजियांची चुप खड़ा रहा। यादें आती रहीं, खास वो दिन जब वो तेरे आंगन में था। तूने उसे जिंदगी का मजा लेना सिखाया, तारों को टाकना सिखाया, आसमान की खूबसूरती देखना सिखाया, एक सच्चा इंसान बनना सिखाया। बस एक बात पे गुस्सा आता था, तूने इतने सालों से छुपाया कि काफी बड़े दुश्मन थे। हर बार लड़ाई में लगता था वो थोड़ा और कोशिश करे तो जीत सकता है। बाद में समझा कि तूने पानी नहीं छोड़ा था, पूरा समंदर छोड़ दिया था। वो जियांची ने आंखें मूंद ली, गहरा सांस लिया। इतना दर्द पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। आंखें खोली, तुझे देखा। वादा किया था तेरा सेक्ट संभालूंगा। आगे जो भी तेरी सेक्ट को छेड़ेगा वो मेरा दुश्मन होगा। और तू याद है ना तेरा वो वादा? मैं उस इंसान का इंतजार करूंगा, तब मैं नहीं रुकूंगा। वो जियांची ये बोल के बिना पीछे देखे जियाजियो और बाकी की तरफ चला गया। एक कोना ढूंढा, बैठ गया, शराब के घूंट भरे और चुप हो गया। दालन में खामोशी छा गई। लिन यानियों ने चुरा वापस हाथ में लिया। वो जियांची ने फिर कहा, मरना है तो बाहर जा, मेरे लिए तो उसकी औरत नहीं है। वो जियांची को तुम्हारा लिन यानियों से क्या रिश्ता था वो नहीं जानता था। जानता सिर्फ इतना था कि तूने लुई चेंग से मोहब्बत की। तेरे आंगन में रहे वक्त तेरा मुंह सिर्फ लुई चेंग का नाम लेता था। लिन यानियों ने कहा, रोक सकता है तो रोक के देख। वो फिर तैयार हुआ। वो जियांची ने तलवार निकाली, लेकिन तभी एक खास आवाज आई। एक बाचे जैसा दिखने वाला इंसान अंदर आया। सब रुको, पहले मालिक की आखिरी बात सुनो, बाद में जो करना है करो। आवाज काची थी लेकिन साफ। आखिरी बात ये सुन के वुजियांची ने तलवार रोक ली। लिन यानियों ने भी हाथ रोक लिया। ली बिंग यून, लुईजी, सब हिरन और वो तीनों लुई चेंग, जासियो, हुआंग जाजियो जो पत्थर बने बैठे थे वो भी जाग गए। आंखें फाड़ के उस अंदर आते इंसान को देखा। वो आगे आया, सबको एक नमस्कार किया, अपना परिचय दिया। मैं आंगन का एक चांगशिंग मछली हूँ। मालिक ने हम सबको अपना खून और ताकत दे दे के धीरे धीरे समझदारी दी। मैं एक बार उन्हें काट बैठा था, फिर भी उन्होंने खास तौर पे मुझे सिखाया और 3 दिन पहले मुझे इंसान का रूप लेने की ताकत दी। मरने से पहले उन्होंने मुझे अपनी आखिरी बात दी और कहा कि सही वक्त पर सुनाओ। जाजियो की आंखें फिर भर आईं। वो दिन याद आया जब जख्म ठीक हो रहे थे। तब से ही वो मौत के लिए तैयार था। दिल फिर दुखा, काश वो वक्त वापस आता, कभी साथ न छोड़ता। लुईजी और हुआंग जाओ जाओ को भी तब समझ आया। वो तब से इस पल के लिए तैयार था। आंसू फिर आए। चंगशिंग मछली तबूत के पास गई, तेरी हिदायत के मुताबिक ढक्कन बंद कर दिया। फिर एक रोशनी बन के तबूत के अंदर घुस गई। एक पल बाद ठक 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 अंदर से ठोकने की आवाज। ओए, बाहर कोई है? मैं हूं। ढक्कन क्यों बंद कर दिया? अरे मर गया हूं मैं। सबकी नाक एकदम सर्द हो गई। आंसू फिर बह चले। तेरी आवाज। किसी ने सोचा नहीं था तो इस अंदाज में अलविदा कहेगा। जब ये सुनो, मैं जा चुका हूं।
ज्यादा दुखी मत होना, मौत तो सबकी आती है, मैं तो तैयार था। खास तौर पे 2 लोग, जियाजियो और लिनयानियो। दोनों एकदम चौंक गए, बाकी के आंसू भी थमे। इतनी सही पहचान था तेरा कि दोनों हैरान रह गए। जियाजियो, तो मेरे सबसे अच्छा यार है, साथ बड़े हुए, बहुत कुछ साथ किया, सगे भाई से भी ज्यादा था रिश्ता। तेरी वजह से हमेशा चैन से रहा, पीठ साथ को छोड़ा। इसीलिए कि पता था तुझे मुझ में कोई बुरी आदत नहीं, वरना पीठ नहीं देता। जियाजियो जो रूना चाहता था, तेरी ये बात सुन के हंस और रोया एक साथ, बिल्कुल तेरी स्टाइल। चैन चांगान, माफी चाहता हूं, पहले निकलना पड़ा, तेरे साथ रह नहीं सकता अब। लेकिन तेरी मौत की फिक्र ना कर, तेरे पास घर है, सेक्ट है, सब है, अच्छी तरह से जी, ये तेरा यार की सच्ची गुजारिश है। जियाजियो नहीं मानना चाहता था, लेकिन जिंदगी भर तेरे आगे नहीं बोल पाया। चैन चांगान, तू बुरा है। बुरा बोला? लिनयानियो, जानता हूं कितना प्यार किया मुझे, और ये भी जानता हूं तू मेरी मौत के बाद क्या करने वाली है। पहले माफी, मैंने तेरा दिल तोड़ा, किस्मत को कोस, मुझे नहीं। दूसरा, खुशी है कि तेरी दोस्त मिली, तू सच्ची साथी थी। ये कहना गलत होगा कि पसंद नहीं था। तू खूबसूरत है, दिल भी अच्छा। वादा कर, कोई पागलपन नहीं, कोई गलत कदम नहीं। लिनयानियो चुप सुन रही, कुछ नहीं बोला। ह्वांग जाओ जाओ, मेरी प्यारी शगिर्दा। ह्वांग जाओ जाओ ने ये सुना। आंसू, नाक, कुछ नहीं रुका। दिल तोक दिया तेरे आवाज ने। माता पिता वक्त से गए, तुझे मैंने अपनी नजर से बड़ा होते देखा। बहन ही था, पहले बहुत परेशान करती थी, लेकिन तेरी मरने के वक्त की हरकतें देख के दिल फख्र से भर गया। जानता हूं तू पागलपन नहीं करेगी, लेकिन तेरी आदत पता है। भाई को वादा कर, अपना नया तिजारत संभाल और कभी मरने का ख्याल ना आना। ह्वांग जाओ जाओ रोती रही, पीछे झुकने लगी। ली बिंगयुन ने जल्दी से संभाला। भाई, बहुत याद आओगे। ली बिंगयुन, मेरा अच्छा शागिर्द, हमेशा सुनने वाला, दिल को सुकून देने वाला, जो सौंपा वो पूरा करेगा। लेकिन एक काम तू नहीं कर सकता, दिल की बात दिल में ही रख देता है। उस्ताद के जाने के बाद कोई ढूंढ जिससे बात कर सके। जो खुद को जबानदार कहे, वो सबसे ज्यादा छुपाता है। मरने के बाद वो तुझे ज़ेन योंगफू वाली बात जरूर बताएगा। योंगफू भाई ने अपनी उम्र लगा के तेरी दवाई बनाई। ये मत सोचना मैं पहले से जानता था अपनी मौत। उम्र का क्या करता। भाई, ये सब भूल जा, अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रख, अपना ख्याल रख। ज़ेन योंगफू ने आंखें मूंद लीं, गहरा सर हिलाया। आंखें बंद थीं, फिर भी आंसू निकल रहे थे। गौदावरेन, गौदावरेन। मुझे सबसे कम डर था कि तू कुछ उल्टा करेगा। गौदावरेन रो भी रहा था, हंस भी रहा था। अगर सही समझा तो तू और शेनजिंगजन शादी कर चुके हो, मुबारक हो। लेकिन मैं वादा तोड़ा, तुम दोनों की शादी में नहीं आ सका। वादा कर, खुश रहना। गौदावरेन ने शेनजिंगजन का हाथ कसकर पकड़ा, सर हिला दिया। भाई, फिक्र मत करो, खुश रहूंगा। वुजिनछी, शराब पी रहा वुजिनछी रुका। प्याला धीरे से नीचे रखा, ताबूत की तरफ नहीं देखा, सीधा सामने तकता रहा। मान लेता हूं मैंने हाथ रोका था। तू जरूर गुस्सा होगा। आवाज हल्की थी। वो जियांची ने गहरा सांस लिया। बुरा बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोला। हंसी आई। हाँ, तू तन्हा मुझसे इर्क करता था, जानता हूं गुस्सा नहीं करेगा। वो जियांची, तू मेरा अच्छा दुश्मन भी था और अच्छा राजदान भी। बात कम की, रिश्ता लंबी। तू ताकतवर था, कोई शक नहीं। मेरी मौत के बाद तू नंबर 1 बन जाएगा, तेरे लिए यही चाहता था। और ये यकीन रख, वो बात सच्ची थी। वो जियांची ने मुस्कुरा के कहा, ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा। लुइजी, मेरी प्यारी साली। लुई चेंग के पास खड़ा लुइजी कांप गया, नजर ताबूत पर टिकी। सच्ची से शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। लुइजी फिर रोया। तेरा साथ था तो दिल को चैन मिला। तेरे बिना शायद इतना तैयार ना हो पाता, लेकिन तेरा हक मारा। तेरी गलती नहीं थी, हमेशा बहन की तरह देखा। लुइजी सुनना नहीं चाहता था, लेकिन ये तेरी आखिरी बात थी। उम्मीद है कोई अच्छा इंसान मिले। हाँ, सीधा बोलूंगा, कम उम्मीद है। लुइजी ने सीधा ये बात नहीं सुनी। और अपनी दीदी से गुस्सा मत रहना। लुई चेंग का बदन एक बार कांपा। आंसू रोक नहीं पाया, हल्का हल्का बहने लगा। तेरी दीदी ने जो किया
वो तुझे तेरे लिए छोड़ना चाहती थी। लुईजी ने आंखें मूंद ली, हाथ बढ़ाया और लुई चेंग का हाथ पकड़ लिया। दालन में खामोशी छा गई। सब जानते थे अब तेरी बात किसके लिए है। सब लुई चेंग को देखने लगे, लेकिन काफी देर तक ताबूत से कोई आवाज नहीं आई। लुई चेंग इंतजार करता रहा, लेकिन दिल में दर्द था। तेरी आवाज नहीं आई। वो तब भी गुस्से में था, और सिर्फ लुई चेंग ही नहीं। बाकी लोग भी वही सोच रहे थे। तभी ताबूत से तेरी हंसी आई। बीवी, मैंने फरेब दिया ना? सोच रही हो मैं अब भी गुस्से में हूं? तेरी आवाज में हल्का सा ताना था, लेकिन सबके कानों में एक जानी पहचानी खुशबू सी थी। सब जानते थे तेरी ये आदत। जियाजियो और लुई चेंग सबसे ज्यादा। आम दिन होता तो लुई चेंग नाटक से गुस्सा दिखाता, थोड़ा नोकझोंक होती, लेकिन आज दिल सिर्फ दर्द, पछतावा और बेकसी से भरी था। तेरी तरफ जाने का ख्याल आ गया। बीवी, सच बोलूं, पहले बहुत इंतजार में था तुझसे मिलने का। बार बार लौट आया तो मन भी उतर गया था। फिर सोचा ना मिलना शायद अलविदा को आसान बनाता है। उम्मीद है तू अपने आप को कसूरवार ना माने। जिंदगी में बहुत कुछ अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन इस जन्म में तेरा साथ था, यही काफी था। जो वक्त गुजरा वो वक्त ही था जो मुश्किल राहों में सहारा बना। आखिर में बस इतना कहना है, तेरी से मोहब्बत है। पता नहीं बोल पाता या नहीं, लेकिन अगर मौका मिलता तो फिर भी कहता। सच में बहुत प्यार करता हूं तुझसे, लुई चेंग। लुई चेंग ने सीना पकड़ा, आंसू बह गए। दिल में चोट गहरी थी। जानता था गलती की, लेकिन सुधारने का मौका नहीं था। जानता हूं ये बात तुझे रोकेगी नहीं, बल्कि और पक्का कर देगी। इसलिए अब जो बात कह रहा हूं वो जरूरी है। ध्यान से सुनो, सब याद रखना। एक बात पहले बहुत सोचा, बताऊं या नहीं? सिस्टम से पूछा, मरने के बाद क्या होगा? एक नया इंसान बनेगा, यादें नहीं होंगी, तू मैं नहीं रहूंगा। लेकिन अगर नहीं बताया, लुई चेंग और सब साथ जाते। सिर्फ इस एक उम्मीद से रुक सकते हैं। असल में मैं पूरी तरह गया नहीं हूं। दालन में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी सांस रुक गई। लुई चेंग के आंसू ठहर गए। आंखों में एक हल्की रोशनी आई। एक खास विद्या सीखी थी, मरने के बाद फिर जन्म ले सकता हूं। वक्त पता नहीं, कुछ यादें जा सकती हैं, लेकिन वापस आऊंगा और तुम सबको पहचान लूंगा। ज्यादा से ज्यादा 100 साल। हम जरूर मिलेंगे। तेरी आवाज में यकीन था। सबके अंदर उम्मीद जगी। जो बिल्कुल टूट चुके थे, उन्हें जीने की वजह मिली। उन्हें यकीन था तेरी ताकत में ये सच था। इसलिए अपनी जान मत खो। जब वापस आऊं और तुम नहीं मिलो, वो सबसे बड़ा दुख होगा मुझे। काफी देर की खामोशी के बाद वो जियांची ने एक बार जोर से हंसा। अब समझ आया, तूने कहा था 100 साल में कोई ताकतवर आएगा तेरे से लड़ने। बिल्कुल तेरी स्टाइल। मैं तेरा इंतजार करूंगा। उसका जो मकसद खो गया था वापस आया। वो तैयार था, रियाज करेगा, तेरा इंतजार करेगा। फिर वो चला गया। बाकी लोग ताबूत को देखते रहे। अंधेरों में उम्मीद की एक किरण थी। तेरी आखिरी बात खत्म हुई। चंगशेंग मछली ताबूत के पास से आई। मालिक की हिदायत थी, ले जाना, जलाना, राख आंगन में बिखेरना। ताबूत में आग लगी। लॉई चेंग रोकने लगा। लॉईजी ने रोका, बताया तेरी मर्जी थी। लॉई चेंग ने आंखें मूंद ली। इस तरह तेरी विदाई पूरी हुई। जो नहीं आ सके, उन्हें भी पता चला वो वापस आएगा। सब ने गम समेट लिया, इंतजार का इरादा बांध लिया। वक्त गुजरा। 16 साल। एक घोड़ा गाड़ी एक रास्ते पर चल रही थी। तू अकेला बॉर्डर वाले शहर से चला आया, सिर्फ एक बार किस्मत आजमाने के लिए, आओतियनजोंग में शामिल होने की कोशिश। लेकिन तेरे पास कोई लिंगेन नहीं, तो एंट्री टेस्ट पास करना नामुमकिन था। घोड़ी में बैठा हुआंग स्वेनियन, जिसकी पोशाक आलीशान थी और जिसके इर्द गिर्द औरा था, तेरी तरफ देख रहा था। तू दूर से दिखती आओतियनजोंग की पहाड़ी दरवाजे को देख रहा था। होठों पर हल्की सी मुस्कान, आंखों में उम्मीद भरी चमक। तू बोला, मुझे एक अजीब सा यकीन है, आओतियनजोंग में जाके बिना लिंगेन के भी मुझे कुछ हासिल होगा। सफर भर हुआंग भाई का शुक्रिया, जो तेरी मदद से तुझे महाधीर की दूसरी तरफ से ले आया। आज ओटियानजोंग के 3 साल में होने वाले शगीर्द कबूल करने का दिन था। इस बड़े जोंग की कसौटी बहुत सख्त थी। पहली परीक्षा होती थी लिंगेन की। बिना लिंगेन के जोंग में जगह मिलना नामुमकिन था। सिर्फ शियानफान दान लेने से एक छोटी सी उम्मीद रहती, लेकिन कोई भी किसी अनजान के लिए इतनी कीमती चीज नहीं खर्चाता। हुआंग भाई आ गए। तूने खुशी से दरवाजे की तरफ इशारा किया।
तू एक पुनर्जन्म लेने वाला इंसान था। दिमाग में धुंधली यादें थीं, किसी अपने के साथ के टुकड़े टुकड़े लम्हे, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। कुछ अंदर से तुझे ओटियान जोंग खींच लाया। तेरी सोच थी यहीं आके इन यादें का राज खुलेगा। हुआंग शुएनयन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चाहता था कि तू हकीकत समझे। जैसे जैसे दरवाजा पास आया, घोड़ी बढ़ गई और मुशरिकीन की ताकत दिखने लगी। सब अपनी उम्र का जोश लिए खड़े थे। हुआंग भाई, तुम्हारा दर्जा क्या है? लिंगेन कैसी है? तूने पूछा। जेदन 7, शुद्ध आग वाली लिंगेन, हुआंग शुएनयन ने सीधा जवाब दिया। तू हैरान था। आओतियन जोंग का पैमाना बहुत ऊंचा था। 3 तरह की लिंगेन वाले सिर्फ काम काजों में ही रह सकते थे। शुद्ध लिंगेन से ही तरक्की याब था। जेदन 7 भी यहां कोई बड़ी बात नहीं थी। ओतियान जोंग के उस बड़े महापुरुष के बारे में हुआंग शुएनयन ने एक अफसोस भरी सांस ली। वो पुरुष पूरी दुनिया का रक्षक था। अकेले बाहर के इलाकों में लाखों दुश्मनों से लड़ा और आखिर में कुर्बान हो गया। उसकी कहानी सारी धरती पर मशहूर थी और सबके लिए एक मिसाल। चैन भाई, तुम्हारा नाम चैन चंगान है, जो उस पुरुष के नाम से मिलता है। कसौती में कोई और नाम रखना बेहतर होगा, वरना लोग गलतफहमी करेंगे। हुआंग शुएनयन ने दिल से सलाह दी। उस पुरुष का नाम पूरी दुनिया में बहुत ही नाजुक मसला था। तू समझ गया और बोला, मैं दूसरा नाम रखता हूं। तू दूर तक फैले आसमान तक जाती जोंग की पहाड़ियों को देख रहा था। दिल में उस बहादुर इंसान के लिए इज्जत भर आई। सुनी थी कि उसकी शागिर्दा ने पूरी दुनिया में फैल के जुबाओ टांग की नींव रखी। घोड़ी आओटियन जोंग के दरवाजे के सामने रुकी। 10 लाख से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा थे। चैन भाई देखो, लियन हु। हुआंग शुएनयन ने आगे की तरफ इशारा किया। एक आग में लिपटा देव काया शेर एक बड़े पत्थर पर बैठा था। उसकी हैबत दुनिया के टॉप में थी। अब वो ओतियान जोंग का रक्षा करने वाला बीस्ट बन चुका था। तू लियान यान को देख के अंदर से कांप गया। एक अनजानी पहचान सी महसूस हुई। दिमाग में टूट फूटती यादें आईं, जैसे तूने शेर को झुकाते हुए कभी देखा हो। हुआंग शुएनयन ने सोचा, तू कोई तस्वीर में देख चुका होगा, पर तू जानता था ये यादें सच थीं। तू अपने अंदर की उलझन दबा के कसौटी का इंतजार करता रहा। 2 घंटे बाद घंटी बजी। मुशरिकीन आसमान से उतरे। आगे थी एक सफेद कपड़ों वाली टोपी वाली ओटियन जोंग की मुखिया ली बिंगयुन। वो उस महान पुरुष की सीधी शागिर्दी थी। पूरी जगह खामोशी छा गई। हुआंग शुएनयन की आंखों में गहरी इज्जत थी। तू ली बिंगयुन को देख रहा था और दिमाग में अचानक एक चीज आई, उसके बालों को चूसने का एहसास। तू थोड़ा हैरान हो गया। हुआंग शुएनयन ने सोचा तूने कोई तस्वीर देखी होगी। ली बिंगयुन ने कसौटी शुरू करने का ऐलान किया। 10 लाख लोग 100 लाइनों में लग गए। 3 हिस्सों में कसौटी थी। पहली, लिंगेन की जांच। 10 में से सिर्फ 2 या 3 ही पार कर पाते। हुआंग शुएनयन आगे गया। शुद्ध आग वाली लिंगेन और फायर ड्रैगन बॉडी निकली। जोंग ने सीधे पहचान लिया कि वो शाही खानदान से है। पार हो गया। विदा होके अपने ग्रुप में चला गया। तेरी बारी आई। तूने हाथ पत्थर पर रखा। परीक्षक पहले तेरी भौं से मोटी। 16 साल, कोई लिंगेन नहीं। फिर आवाज बदली। हुंडुन थी। हुंडुन थी इस दुनिया की सबसे ऊंची बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में से एक थी। उस महान पुरुष के पास भी यही थी। परीक्षक ने फौरन ली बिंगयुन को खबर दी। वो तुरंत नीचे आई। तेरी आंखों से आंखें मिली और तू अंदर से अजीब तरह शांत हो गया। कोई गलत भाव नहीं। तेरा नाम क्या है? ली बिंगयुन की आंखों में हल्की चमक थी। हुआंग शुएनयन की सलाह याद आई। चन पिंगान। ली बिंगयुन थोड़ी रुकी। ये नाम उसके उस्ताद के नाम से सिर्फ एक हर्फ अलग था। बोली, तू पार हो गया। बाकी कसौटी के बाद जोंग मुखिया के दरबार में आ। परीक्षक ने मुबारक दी। तूने शुक्रिया किया। फिर हुआंग शुएनयन के पास आया। ली बिंगयुन को उड़ते देखता रहा। उसके बालों को छूने की ख्वाहिश फिर उठी, पर दबा ली। हुआंग शुएनयन हैरान था। हुन ती, बहुत नसीब वाला है तू, बार बार बोला और समझाया, ली बिंगयुन के सामने हमेशा इज्जतदार रहना। तू खुद को अजीब ही महसूस करता रहा, पर सिर हिला दिया। 1 घंटे बाद पहला दौर खत्म हुआ। 10 में से 3 ही बचा गए। दूसरा दौर शुरू हुआ। बड़े लोग अपनी शक्ति छोड़ने लगे और सबको आधा घंटा झेलना था। तू और हुआंग शुएनयन दोनों ने दांत पीस के बर्दाश्त किया और पार हुए। अब सिर्फ कुछ हजार बचे। तीसरा दौर। लियन हु मैदान में कूद पड़ा। उसकी दहाड़ से नयन कांप गए। इस दौर में एक सीमा के अंदर जाना था। काफी लोग डर के बैठा ही रहे, कदम ना उठा सके। हुआंग शुएनयन मजबूत कदम लेके पहला अंदर गया।
ली बिंगयून के इशारे पर लियान हू ने उसे आजमाया। ह्वांग सुन्युअन डरा जरूर, लेकिन डरा नहीं और पार हो गया। तेरी बारी। तू लियान हू को देख रहा था। कोई डर नहीं, एक अजीब सा अपनापन था, जैसे कोई खतरनाक जानवर नहीं, बस एक आम सा जीव हो। तू धीरे धीरे आगे चलता रहा। 10 गज की सीमा पार करके 1 गज के फासले तक पहुंचा। ली बिंगयून हैरान हो गई। लियान हू को इशारा किया, पर टोन अनजाने में बोल दिया, जमाना बदल गया है। ये सुन के लियांग हू की हैबत और बढ़ गई, पर फिर वो रुक गया, वहां खड़े रहा। जब उस महान पुरुष ने लियांग हू को जंगल में काबू किया था, वही अल्फाज कहे थे। लियांग हू तेरी आंखों में घूरता रहा, हैरान, पर कोई हमला नहीं। सब आश्चर्य में थे। एक अनजान लड़के ने लियांग हू को ठहर दिया। ह्वांग श्व्यान्युआन बेहोश होने की हालत में था। ली बिंगयून के दिल में सवाल था, पर उसने माना तेरी हिम्मत काफी थी। उसने फैसला किया, इसे अपना शागिर्द बनाऊंगा। तू लिए यान हू से नजर मिला के हल्का मुस्कुराया, फिर ह्वांग स्वेन यान के पास आ गया। पूछने पर बोला, बस थोड़ा हौसला किया, कुछ नहीं, यादें छिपाता रहा। आधे घंटे बाद सब खत्म। 10 लाख में से 3000 ही पार। ली बिंगयून ने बाकी सबको विदाई दी और तुझे और ह्वांग स्वेन यान को अपने साथ ले गई। जाते वक्त उसने लियान हो की तरफ देखा। वो तेरी पीठ को घूर रहा था। सोचा मैं डूबा। ली बिंगयून के दिल में शक और बढ़ गया। जोंग मुखिया दरबार में ह्वांग सुन्युअन बिल्कुल सीधा अदाबदार खड़ा था। तू आंखें ली बिंगयून के चेहरे पर टिका के देखे जा रहा था। यादें जुड़ रही थीं। ह्वांग सुन्युअन तुझे आंखें मार के इशारा कर रहा था, रो नहीं देना, कहीं बात बिगड़ जाए। ली बिंगयून की ठंडी आवाज आई, खूबसूरत लगा। ह्वांग सुन्युअन सांस रुक गई। तू सीधा बोला, हाँ। ली बिंगयून ने ह्वांग स्वान्योन को देखा। तू तो बहुत डराता है, इसकी हिम्मत तेरे से काफी ज्यादा है। फिर सीधे काम की बात की। आज तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें अपना शागिर्द बनाना चाहती हूं। ह्वांग स्वान्योन खुशी से फौला, ये तो पूरी दुनिया का सपना था। पर तू बिना सोचे बोला, माफी चाहता हूं, ये कबूल करना मुश्किल है। दिमाग में गहरा विरोध था, जैसा कोई पुरानी रूह का नियम हो जिसे तोड़ा ना जाए। ली बिंगयून की भौएं हौली सी तनी, आवाज थोड़ी ठंडी हुई। जानता है कितने लोग इस मौके को तरसते हैं। ह्वांग सुन्युअन भी आंखों से समझा रहा था, मौका मत छोड़ना। तू मुस्कुराया और बोला, मेरी कोई बदनीयती नहीं, बस अंदर से सही नहीं लगता। ह्वांग भाई को शागिर्द बना ले, यही काफी है। ली बिंगयून ने ज्यादा नहीं कहा, ठीक है, तेरी अपनी मर्जी, बाद में पछताना मत। मैंने तेरे लिए अपने उस्ताद के दोस्त को बोला है, तेरी लिंगन के लिए दवा तैयार करेंगे। जब आए इज्जत से पेश आना। ह्वांग सुन्युअन थक्त भी हैरान था, ऐसे बड़े आदमी की दवा। जरूर कोई दुनिया के बड़े डांशू होंगे और तेरी पहली जिंदगी के गहरे यार भी। तू झुक के शुक्रिया करता रहा, पर आंखें ली बिंगयून के बालों पर ही टिकी थीं। एक यकीन था, अगर छू ले तो वो सब यादें खुल जाएंगी। ली बिंगयून वहां रहना चाहती थी, पर कुछ सोच के उठ गई। तुम दोनों यहां रुको, ज़ेन्योंग फू आते ही उनकी बात सुनना। ली बिंगयून ठंडा चेहरा लिए दरवाजे से बाहर निकली। जाते जाते एक बार रुकी, एक नज़र दरबार के अंदर डाली। 16 साल, हुंडुन टी, शागिर्दी से इनकार, सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा था। क्या ये लड़का उसके उस्ताद से जुड़ा था? उसके उस्ताद ने एक बार कहा था, मैं 100 साल में वापस आऊंगा, और इस लड़के की उम्र करीब करीब वही थी जब उस्ताद गुजरे थे। अगर ये लड़का उस्ताद का पुनर्जन्म हो तो फिर पहचान क्यों नहीं करता? एक लफ्ज में सब साफ हो जाता। पहले लियान हू से पूछना था। जब ली बिंगयून चली गई, ह्वांग सुन्युअन थोड़ा ढीला पड़ा। तो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही ह्वांग सुन्युअन बोला, यार ये क्या कर रहा था? वो ली बिंगयून है, उस महान पुरुष के शागिर्द। उनका शागिर्द बनना मतलब क्या होता है समझता है? तो मुस्कुराया, समझता हूं, पर मेरी अपनी मजबूरी है। ह्वांग सुन्युअन सर हिलाता रहा, समझ ना पाया। शायद उसने सोचा, कहीं तेरे और उस महान पुरुष के बीच कोई रिश्ता तो नहीं? नाम भी मिलता था। ह्वांग सुन्युअन ने थके हारे एक आह भरी। तू ह्वांग सुन्युअन की आंखों में देख के सीधा पूछा, ह्वांग भाई, पूरी ओटियनजोंग में ऐसा कौन है जो ली बिंगयून के बाल छू सके? और ली बिंगयून मुस्कुराए भी। ह्वांग सुन्युअन थोड़ा चुप रहा, फिर तेरी तरफ अजीब नजर से देखा। ये क्यों पूछ रहा है? बस जानना था। ह्वांग सुन्युअन ने कहा, अजीब सवाल है, पर सोचें तो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। ली बिंगयून बहुत ठंडी तबीयत के हैं, किसी का स्पर्श पसंद नहीं उन्हें। उनके बाल छू सकें और वो खुशी से झेलें, सिर्फ वो महान पुरुष कर सकते थे, उनके उस्ताद, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तूने थूक निगला, दिल में जवाब आ गया। दिमाग के वो टूटे हुए लम्हे यही सब बात साबित करते थे।
इस जिस्म का नाम भी चैन चांगान, उस पुरुष का नाम भी चैन चांगान। इतने इत्तेफाक नहीं होते दुनिया में। क्या उस पुरुष की रूह ने किसी बच्चे के जिस्म में आना चाहा, पर मेरी धरती वाली रूह ने जगह ले ली। तू अंदर से परेशान, ये इंसान तो दुनिया का रक्षक था। अब जो पक्का था, ये यादें उस महान पुरुष की हैं। आगे का इरादा साफ था, इन यादों को काम में लाना, बिना किसी जादुई ताकत के इस दुनिया में अपना मकाम बनाना। शायद यही यादें तेरी असली ताकत थीं। दोनों ज्यादा देर नहीं रहे, एक सफेद बालों वाला इधर उम्र का आदमी आसमान से उतरा। हुआंग सुयनवन फौरन अदाबदार हो गया। शायद ये उस महान पुरुष का कोई पुराना यार था। तू बाहर झांका। ज़ेन्युंग फू ने नीला चोला पहना था। चेहरा खूबसूरत लेकिन सख्त, इर्द-गिर्द एक गहरी उदासी थी। उसने दोनों को एक बार देखा। कौन है चेन चांगान? ली बिंगयुन का पैगाम मिला था, किसी चेन चांगान के लिए दवा बनाना है। ये नाम सुन के वो काफी देर हैरान रहा था। सिर्फ एक हर्फ का फर्क था उसके चांगान भाई के नाम से। तू आगे आया। पूर्वज, मैं हूं चेन चांगान। ज़ेन्युंग फू बोला, हाथ बढ़ाओ, तुम्हारा जिस्म देखना है। तू हाथ आगे किया, पर जैसे ही ज़ेन्युंग फू छूने वाला था, दिमाग में अचानक एक तस्वीर आई। उसमें तू उसके कंधे पर हाथ रख रहा था और ज़ेन्युंग फू मुस्कुरा रहा था, खिलखिलाते हुए, जो आज की उदासी से बिल्कुल उल्टा था। तू हौसले में आ गया, एक बार आजमाता हूं। जब ज़ियनयोंग फू को गुमान ना था, तूने जल्दी से उसके कंधे पर 2 बार थपकाया। दरबार में अजीब सी आवाज आई। ज़ियनयोंग फू एकदम चौंक के रुक गया। हुआंग श्वन्योन तो दंग रह गया। यार, तू अपनी जान लेना चाहता है क्या? थपकाते ही आंखें फाड़ी, दिमाग में तेजी से और यादें आईं। तस्वीर में ज़ेन्योंग फू तेरे पास लेटा था, हसीन आंखों से तारों भरी रात देख रहा था और धीरे से कह रहा था, चांगान भाई, जब मेरा बच्चा पैदा हो, पहले आप ही उठाओगे। एक अनजानी कसक आई। अगर तूने रोका ना होता, आंसू निकल जाते। ज़ेन्योंग फू तेरी तरफ घूरता रहा, अपना कंधा देखा। इस पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान था जो उसका कंधा थपका सकता था, और वो था चेन चांगान। ये क्या मतलब है? ज़ेन्योंग फू की आवाज ऊपर से शांत लगी, पर अंदर सब उल्टा पल रहा था। क्या ये लड़का उसका चांगान भाई था? फिर से इस दुनिया में आया। चेन चांगान और चेन पिंगान का नाम हुनतुन थी, सब कुछ बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। तू तुरंत मुस्कुराया और बोला, ये हमारे वतन में छोटे बड़े का सलाम करने का तरीका है। सच बताना मुश्किल था, न जाने ज़ेन्योंग फू मानेगा या नहीं, और डर था कहीं वो तेरी रूह को दुश्मन न समझे। ज़ेन्योंग फू की भौहें तनी। ये जवाब वो सुनना नहीं चाहता था। उसने जांचने के लिए पूछा। एक पुराने दोस्त का यही अंदाज था। छोटे भाई, क्या तेरा उस पुराने दोस्त से कोई रिश्ता है? वो दिल से चाहता था कि तू सीधा पहचान ले। अगर नहीं पहचानता तो शायद तू वो नहीं, पर रुक भी नहीं पा रहा था। 16 साल हो गए, रोज अपने भाई का इंतजार करता रहा। तू सोच ही रहा था कि कुछ बताए या नहीं, तभी ली बिंगयुन तेजी से वापस आई। चेहरा खुशी से चमक रहा था, बिल्कुल पहले वाली ठंडी तासीर से उल्टा। सीधा तेरे सामने आई। उस्ताद, क्या आप ही हैं? उसकी आंखें भर आई थीं, पर होठों पर मीठी मुस्कान थी। ज़ेन्योंग फू ने ये सुना। 60 साल से दबाया हुआ दर्द एकदम फूट पड़ा। आंसुओं की धार लग गई। चांगान भाई, सच में तुम ही हो? दूर खड़ा हुआंग स्वनियन बिल्कुल नम हो गया, आंखें फाड़ी, दिमाग ब्लैंक। ली बिंगयुन ने लायन हू से सब पूछ लिया था। उसकी कही बातें उस महान पुरुष की बातों से एक एक लफ्ज मिलती थीं, इसीलिए वो दौड़ के आई। इस वक्त उसे पूरा यकीन हो गया, उसके उस्ताद लौट आए। लगता था सैकड़ों साल और लगेंगे, पर उम्मीद इतनी जल्दी आई। ज़ेन्योंग फू को पहले से शक था। ली बिंगयुन की बातों ने उस शक को पूरी तरह मिटा दिया। अंदर की खुशी और बेकरारी रोक नहीं पाई, आंसू रुक नहीं रहे थे। वो पुराना वादा झूठ नहीं था, चांगान भाई सच में वापस आए। इन 16 सालों में उसने खुद को बार बार यकीन दिलाया, और आज वो दिन आ गया। दोनों को रोते देख तो एकदम हाथ पैर भूल गया। ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। अनजाने में हुआंग श्वेन्योन की तरफ देखा, पर वो भी बिल्कुल भौंके हुए कुत्ता लगा। दोनों की उम्मीदवार निगाहों में तूने जल्दी से फैसला किया। मैं पूरी तरह नहीं जानता कि मैं वही हूं या नहीं। बहुत सी यादें चली गई हैं, पर जो हैं उनमें तुम्हारा चेहरा जरूर है। तू सच नहीं बोल सकता था। इसलिए उनकी उम्मीद को जिंदा रखते हुए एक अधूरा सच बोला। ज़ेन्योंग फू फौरन आगे आया और तुझे बाह में ले लिया। आवाज कांप रही थी। तुम्ही और चांगान भाई, कितना याद किया। तो महसूस कर सकता था, उसका जिस्म कांप रहा था। तो समझ गया
ये शख्स इस पुरुष के लिए कितना टूटा हुआ था। तूने गहरी सांस ली और धीरे से उसकी पीठ थपाई। कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। उस्ताद ने जाते वक्त कहा था, वापस आने पर कुछ यादें खो जाएंगी। कोई बात नहीं, बस तुम हमें याद करो, यही काफी है। ज़ेन्योंगफू काफी देर बाद अलग हुआ। आंसू पहुंचे। चेहरा खुशी से चमक रहा था। ज़ेन्योंगफू के अलग होते ही ली बिंगयुन ने भी तुझे बाह में भेज लिया। एक मीठी खुशबू आई। अजीब बात, इतनी खूबसूरत इंसान के पास होते हुए भी कोई गलत ख्याल नहीं आया, सिर्फ एक गहरी आपनपन थी। तो अनजाने में उसके बालों में हाथ फेरा। दिमाग में एक तस्वीर आई और उसी तस्वीर के साथ दूसरी तरफ भी फेरा। ली बिंगयुन ने अलग होके तेरी आंखों में देखा। इस वक्त उसे 100% यकीन हो गया कि तू उसके उस्ताद हो। सिर्फ उस्ताद जानते थे उसे ये करना पसंद था। तीनों बैठे। ली बिंगयुन और ज़ेन्योंगफू ने तुझे जोर जबरदस्ती पीने पर लगा लिया। तू किसी तरह निभाता रहा। जहां कुछ समझ ना आता, यादें खो जाने का बहाना दे देता। दोनों से बातें करते करते और यादें सामने आने लगी। ज़ेन्योंगफू पहले बहुत बिंदास था, घर वालों के आने के बाद ज्यादा होशियार हो गया। उस पुरुष से करीब 300 साल की दोस्ती थी। ली बिंगयुन उस्ताद की शागिर्दी भी थी, एक तरह से पलक भी। बाहर से ठंडी, अंदर से सच्ची और गर्मसाज। चांगान भाई, पहले पहचान क्यों नहीं की? यकीन नहीं था या कोई और वजह थी? ज़ेन्योंगफू ने अचानक पूछा। ली बिंगयुन ने भी कहा, उस्ताद कोई मजबूरी हो तो हम दूसरों से छुपाते हैं। फिर अपनी ही बात याद आई। वो तुझे शागिर्द बनाना चाहती थी। गाला लाल हो गया शर्म से। तू दूसरों सुन के एकदम चौकस हो गया। अभी किसी को मत बताना, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ढालने के लिए। ज्यादा लोग संभाल नहीं सकता था और अंदर से डर भी था। आखिर तू तो नकली था। दोनों ने फौरन हाँ कर ली। ज़ेन्योंगफू ने सोच लिया, शायद तू लोई चिन को बताना नहीं चाहता। वो उस पुरुष की पत्नी थी जो उसके जाने से पहले सामने नहीं आई। भले ही पुरुष ने कहा था कोई बुराई नहीं, पर दिल में कुछ रह ही जाता है। ली बिंगयुन ने पूछा, तो शीशु को भी नहीं बताना? तू एक पल के लिए रुक गया। उस महान पुरुष की मशहूर पत्नी का ख्याल आया। दिल में घबराहट। अगर उससे मिलते वक्त राज खुल गया या पुरुष की पत्नी की इज्जत पे दाग लगा तो ये बड़ा गुनाह होगा। तू उस पुरुष को अपना आदर्श मानता आया था। अभी उसे मत बताओ। तू ज्यादा से ज्यादा टाल सकता था। जो अवॉइड हो सके अवॉइड करो। बात खत्म होके तूने हुआंग श्वेन्युएन को जिंदा किया। हुआंग भाई इधर आओ। हुआंग श्वेन्युएन अब होश में आ चुका था। दौड़ के आया, सर झुकाया। पूर्वज, आप मुझे हुआंग भाई मत कहना, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, जो चाहे बुला ले। ली बिंगयुन ने कहा, ये मेरा शागिर्द है, तुझे इन्हें शिजू कहना चाहिए। फिर ली बिंगयुन ने तुझे देखा। उस्ताद, जो चाहे बुला लो, बस हुआंग भाई से रोजे उलझ जाएंगे। श्वेन्युएन सही है, तूने कहा। हुआंग श्वेन्युएन ने सर हिला। रास्ते भर तुम्हारा साथ रहा, गाड़ी में बिठाया। अच्छी फितरत वाला इंसान हो। कुछ चाहिए क्या तुम्हें? हुआंग सोनियन ने जल्दी से मना कर दिया। नहीं नहीं, वो तो मेरा फर्ज था। तू समझ गया, सीधा इंसान है। ली बिंगयुन से बोला, बिंगयुन, सोनियन को जोंग के सबसे बेहतरीन मश्क वाले सामान दो और मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। ये सिर्फ हुआंग सोनियन का शुक्रिया नहीं था, अपनी हिफाजत के लिए भी जरूरी था। अगर राज खुल भी गया तो ताकत चाहिए थी। हुआंग सोनियन की आंखें चमक उठी। ली बिंगयुन मुस्कुराई। ठीक है उस्ताद, बहुत आसान है। ज़ेन्योंगफू ने दवाई बना के आधे दिन में ही तेरे पास पहुंचा दी। उसके बाद तो ज़ेन्योंगफू रोज ही चिपका रहता। रोज पीना, रोज बातें। पहले की उदासी बिल्कुल गायब। एक धांधाली मुस्कुराता लड़का बन गया। तू कुछ पूछ नहीं सकता था। बार बार बहाना बना के उसे भेजा। जाते वक्त बोल गया, कल बेटा ज़ेन हुईलाई को लाऊंगा। वो आउटियन जोंग का सेंट चाइल्ड है, अभी बाहर था, खबर भेज दी है। ज़ेन्योंगफू के जाने के बाद तू और हुआंग सोनियन मश्क में लग गए। ली बिंगयुन ने जो सामान भेजा था वो दोनों के लिए था और हद से ज्यादा कीमती। हुंदुन टी के साथ मश्क की रफ्तार भी कमाल थी। सिर्फ आधे दिन में ल्यांकी के आखिरी दौर तक पहुंचा। कोई तजुर्बा नहीं था, यादें में भी कुछ नहीं था। सिर्फ हुआंग सोनियन से पूछ सकता था। वो आश्व सर से फेर हो गया, समझा कुछ जान मौज के हो रहा है। तू समझ के कमरे में आ गया और मश्क में डूब गया। शाम को हुआंग सोनियन ने धीरे से आवाज दी, शिजू, मैं बाहर घूमने जाता हूँ, देर से आऊंगा। इस बड़े इंसान के साथ रहना स्ट्रेस भरी था। बाहर जाने से पहले भी पूछा। तेरी आंखों में चमक आई। औतियान जोंग में अभी ठीक से घुमा नहीं था। रुक, मैं भी चलता हूँ। हुआंग सोनियन हैरान हुआ पर मना नहीं किया। दोनों साथ चले। हुआंग सोनियन बड़े घर से था पर इस दुनिया की पहली जोंग में पहली बार आया था।
आंखें खुलती रहीं, मश्क की इमारतें, हर चीज पूरी और हर शागिर्द दुम खाविंदा। एक ताकदार मीनार के सामने पहुंचा जहां भीड़ थी। हुआंग सुनयॉन ने बताया, शिष्यू, ये टास्क टावर है, यहाँ काम लेके इनाम मिलता है। काम पूरा करो, पॉइंट मिलते हैं, दर्जा बढ़ता है। हाईएस्ट सेंट चाइल्ड, जो बड़े बड़े लॉन्ग लॉन के बराबर है। थोड़ा रुका, फिर बोला, शीशु, ये पॉइंट सिस्टम आपने ही बनाया था। अब पूरी दुनिया इसी को फॉलो करती है। इसी की वजह से शागिर्दे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। तू खुद ही अंदर से मुस्कुराया। क्या वो पुरुष भी धरती से आया था? तभी भीड़ में एक जवान, खूबसूरत, घमंड भर चलता लड़का आया। सेंट चाइल्ड को सलाम। वो लड़का सरदारे कुल लगता था, सबकी इज्जत सीधे ले रहा था। तूने हुआंग सुनयॉन से पूछा, ये कौन है? लगता है तेरे जैसी उम्र का है। पर ताकत कहीं आगे है, हुआंग सुनयॉन ने कहा। शिज्जू, आओतियनजोंग में 10 से ज्यादा सेंट चाइल्ड हैं। ये कोई एक होगा, सब खास है। तूने रास्ता छोड़ के सिर्फ एक तरफ हो गया, सलाम नहीं किया। हुआंग सुनयॉन ने भी वही किया। वो अब जोंग मुखिया का शागिर्द था। एक सेंट चाइल्ड को सलाम जरूरी नहीं था। पर उस लड़के की नजर पड़ गई। एक बार देखा, कुछ नहीं बोला और सीधा टास्क टावर के अंदर गया। अंदर एक बड़ी, यानी कि भेजा, फेन शन 7 की याओमो। सब हैरान, चूक्यों 7 की ताकत से फेन शन 7 की याओमो। हुआंग सुनयॉन भी दंग रह गया। तू भी अंदर से ताकत की भूख महसूस करने लगा। काम खत्म करके वो लड़का निकला। तूने अभी भी सर नहीं झुकाया। वो रुका। नए हो, दूसरों से सीखो। कोई और सेंट चाइल्ड मिले तो इज्जत नहीं दी तो ठूस लूंगा, बोल के चला गया। हुआंग सुनयॉन ने तेरी तरफ देखा। तू शांत था। उसने सोचा, असली बड़े लोग छोटे से नहीं झगड़ते। डनन घूमते घूमते वापस आए। जेन योंगफू दरवाजे पर पहले से खड़ा था, साथ में वही सेंट चाइल्ड लड़का जेन हुआइलाई। तू और हुआंग सुनयॉन आगे बढ़ते रहे। जेन योंगफू खुशी से आगे आया। चांगान भाई, घूमने गए थे? लेकिन जेन हुआइलाई की भौएं तनी हुई थीं। अंदर ही अंदर सोच रहा था, बाप ने इतनी जल्दी बुलाया, और ये तो ताकत के अलावे लोग हैं। और ये ऑतियनजोंग की सबसे बेहतरीन दरवाजा उनका क्यों? जेन योंगफू ने जेन हुआइलाई को आगे किया। चांगान भाई, ये मेरा बेटा जेन हुआइलाई है। फिर मुड़ा, जल्दी से ड्राई डैड बोलो। जेन हुआइलाई एकदम हिल गया, करीब गिरा। ड्राई डैड? लियान की 7 का ये छोकरा, इसका बाप जिस महान पुरुष की बात करता रहता था, वो यही है। उसे याद आया, तूने पहले उसे छिड़ा था। अंदर सब ठंडा हो गया। तत्ता के मुश्किल से ड्राई डैड निकला। तूने खुशी से बात संभाली। बच्चा है, मुझसे उम्र मिलती है ना, शर्माता होगा, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। जेन योंगफू ने सर हिलाया। नहीं चलेगा चांगान भाई, मैं ठीक कर देता हूं, बोल के जेन हुआइलाई को घूर दिया। जेन हुआइलाई का चेहरा सफेद पड़ गया। अंदर से तकलीफ में था। सब अंदर आए। जेन योंगफू फिर पीने पर लग गया। तू ध्यान से सुनता रहा, दिमाग की टूटी फूटी यादें जोड़ता रहा। रात को ही मुश्किल से जेन योंगफू को भेजा। जाते वक्त वो तारों को देखता रहा। रुका, तेरी तरफ मुड़ा। साथ में तारे देखते हैं? तूने मना किया, वो बुझे दिल से गया। कोई बात नहीं, वक्त बहुत है। तू दरवाजे पर खड़ा, ऊपर देखा, आसमान भर तारे। दिमाग में अचानक एक तस्वीर, तू किसी हसीना को बाह में लिए तारे देख रहा था। ये उस पुरुष की पत्नी होगी। दिल में घबराहट, मैं तो नकली हूं, इससे मिलना हुआ तो क्या करूं? तूने सर झटका और अंदर आ गया। सिर्फ आज की मश्क, कल की कल देखेंगे। पर उस तस्वीर वाली औरत का ख्याल आते ही दिल तेज हो जाता। खुद भी हैरान था। ली बिंगयुन भी खूबसूरत है, पर उसे देख के कोई खास एहसास नहीं। सिर्फ उस अनजान औरत से कुछ अजीब सा रिश्ता सा महसूस होता। शायद यादें असर कर रही थीं। तो खुद ही सोचने लगा, मैं वो धरती वाला हूं या वो महान पुरुष? जेन योंगफू घर गया। जेन हुआइलाई को तकीद की, ये राज किसी को मत बताना, अपनी अम्मी को भी नहीं। वो जानता था पत्नी की जुबान ढीली है, खबर फैल जाएगी। अगले दिन वो सुबह उठा। आसमान लाल था, धूप निकलने वाली थी। 16 सालों में पहली बार इतने चैन से ये मंजर देखा। नहा के ऑटियनजोंग की राह ली, पर दर से बाहर निकला ही था कि एक इंसान आसमान से उतरा। जिया जियाओ। जेन योंगफू एकदम सोचने लग गया, बताऊं या ना बताऊं? जिया जियो भी इन 16 सालों में रोज चांगान भाई को याद करता और इन सबसे ज्यादा तड़पता रहा। बालपन से साथ थे दोनों। एक तरफ चांगान भाई का हुक्म था राज छुपाने का, दूसरी तरफ अपना यार। वो फैसला नहीं कर पा रहा था। जिया जियो उसके सामने उतारा। तेरी बात पहले किया, कोई बदलाव नहीं लगा। बोला, भाभी ने कहा तो आउतियनजोंग जाके परेशान हो गया था, देख आया। ठीक है तो ठीक, रोज वहां मत जाया कर।
चांगान भाई ने कहा था 100 साल में आएंगे, अभी सिर्फ 16 साल हुए हैं। आएंगे तो पहले हमें मिलेंगे, बस इंतजार करो। ये सुन के जेन्योंग फू और भी उलझ गया। चांगान भाई तो वापस आ चुके, पर बोल नहीं सकता था। जिया जियो की आंखों से नजर चुराता रहा। मैं ठीक हूं, तो इस फिक्र करने की जरूरत नहीं। जोंग का काम ज्यादा है तो जा। जिया जियो ने एक बार में भांप लिया, कुछ छुपा रहा है। मुस्कुरा के बोला, जोंग अब सब स्टेबल है, दूसरी नंबर पर है, कोई बड़ी टक्कर नहीं। कुछ वक्त यहां रहूंगा, तू जाए मैं जाऊंगा। जेन्योंग फू का मुंह खुला रह गया। अगर ये यहां रहा तो चांगान भाई के पास कैसा जाएगा? अंदर ले आया उसे। बीवी लिनमई ने जिया जियो को देख के खुशी से स्वागत किया। कमरे बहुत हैं, जब तक काम ना हो यहां रहना। लिनमई की नजर जेन्योंग फू पर पड़ी। थोड़ा सोचने के बाद चेहरे पर फिर वही पुरानी उदासी लौट आई। एक आध काम आया जिया जियो का, क्योंकि जिया जियो भी जेन्योंग फू का यार था। जेन्योंग फू के लिए तो ये और भी मुश्किल हो गया। डार्लिंग, इस तरह मैं चांगान भाई से दोबारा कब मिलूंगा? आजकल तो एक मौका भी नहीं मिलता। उसका प्लान था आज रात तुझे ले जाना, तारे दिखाना, यादें ताज़ा करना। तूने कहा था जो भी यादें दिलाने वाली चीज़ दिखे दिखाते रहना। टूट फुटती यादें किसी वक्त भी वापस आ सकती हैं। इसीलिए उसने पूरी रात चक के एक पूरा प्लान बनाया था, पर जिया जियो के आने ने सब धराशायी कर दिया। लिनमई फिर जेन्योंग फू को घूर के देखा और तसल्ली की सांस ली। हाँ, फिर से वही आदत की उदासी लौट आई। तुम दोनों भाई आराम से बात करो, मैं तुम्हारा नाश्ता बनाती हूँ। भाभी कुछ भी बना दो। जिया जियो मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है। जब लिंगमई रसोई में चली जाती है तब वो जेन्योंग फू की तरफ मुड़ता है, जो कुछ कहना चाहता था। योंग फू को देख, ऐसा मत करो, तुम्हारा परिवार बहुत चिंतित है, हम धीरे धीरे उसका इंतजार करेंगे। ये बात जेन्योंग फू को तसल्ली देने के लिए भी थी और खुद के लिए भी। आते वक्त वो आओ तियानजोंग और जेन के पुराने कमरे देखना चाहता था, पर योंग फू की हालत के खतरे से वो रुक गया। जेन योंग फू ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं सच में ठीक हूँ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुम चाहते हो तो वापस चले जाओ। जिया जियो अभी मना करने वाला था कि जेन हुइलाई एक कमरे से निकल आया। आंखों में चमक लिए वो तेजी से आगे आया। अर गांधी आ गए। अर गांधी, इस बार मेरे लिए क्या लाए? जिया जियो ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ एक डब्बी निकाली। सच में तेरे लिए कुछ लाया हूं, ले। झैन हुलाई ने डब्बी खोली। अंदर एक सुंदर तलवार थी। धार चमक रही थी और तेज ऊर्जा से भरपूर थी। क्या तलवार है? उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। ये तलवार झैन योंगफू की तलवार से भी बेहतर थी। झैन योंगफू ने एक नजर डाली और बोला, उसे इतनी अच्छी तलवार क्यों दे रहे हो? थोड़ी देर में उसका 17वां जन्मदिन है, जन्मदिन का तोहफा है। जिया जियो ने मुस्कुराते हुए समझाया। ये भी ठीक नहीं, इसे मिलेगा तो लोग छीन लेना चाहेंगे, बाहर निकले तो मुसीबत होगी। जैन हुलाई का चेहरा उतर गया। दिल में दुख था पर कुछ बोल ना सका। जिया जियो ने समझाया, ये मैंने उसे दिया है, बच्चे को दे दो। हुलाई, समझ लो ये तोहफा तुम्हारे बड़े गांधी ने दिया है। बड़े गांधी? जैन हुलाई के जहन में अपनी उम्र के नी के चेहरा उभर आया। उसने एक धीमी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। ठीक है। जैन योंगफू ने बड़े गांधी सुनते ही आंखें तेरी कर ली, फिर 2 आवाजें निकाली। वो बोला, मैं पहले इसके लिए रख लेता हूं, जब इसका ज्ञान बढ़े तब दूंगा। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि नी की वापसी के बाद उसे एक तलवार की जरूरत है, पर जैन हुलाई ये नहीं जानता था। वो सोच रहा था कि बाद में मिल जाएगी। जैन हुलाई ने जिया जियो को देखा, फिर जैन योंगफू को। वो सोच रहा था कि नी के लौटने की बात बता दी जाए या नहीं। आखिरकार उसने जेन योंगफू का हाथ खींचा। बाबा, मुझे तुमसे अलग बात करनी है। बाप बेटे दोनों कमरे में चले गए और जगह बंद कर ली। जेन हुइलाई को बोलने से पहले ही जेन योंगफू बोला, तुम्हारे बड़े गांडी वापस आ गए हैं, अभी बिल्कुल अरगांडी को मत बताना। क्यों बाबा, क्या तुमने नहीं देखा अरगांडी उन्हें कितना याद करते हैं? जेन हुइलाई ने माथे पर बल डाले। उसने खुद देखा था कि जिया जियो चुपके से आंसू बहाता था। बस मेरी बात मानो, अगर बताया तो पिटाई करूंगा। जेन योंगफू की आवाज सख्त थी। जेन हुइलाई के होंठ कांपे, पर मान लिया। दोनों बाहर आए। जेन योंगफू का रंग अचानक बदल गया। ली बिंगयून कैसे आ गई? ली बिंगयुन ऑकवर्डली जिया जियो के सामने खड़ी थी, शर्मा के पूछ रही थी, जिया शू, तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले, योंगफू से काम है, वो आ गए। जिया जियो मुस्कुराते हुए जेन योंगफू की तरफ इशारा करता है। वो पहले से बैठे बैठे देख रहा था कि ली बिंगयुन दौड़ के आती है। जेन योंगफू तेजी से आगे आया। बिंगयुन, काम है? जेन शू, क्या हम अकेले बात कर सकते हैं?
ली बिंगयुन ने जिया जियो की तरफ चुपके से देखा और थोड़ा घबरा के बोली। जिया जियो का माथा थोड़ा सिकुड़ गया, अंदर कुछ अजीब लगा। तुम दोनों इतने छुप छुपे क्यों हो? तुम दोनों पति पत्नी ऐसा करो, समझ आता है। बिंगयुन, मैं तेरा जियाशु हूं, मुझसे भी छुपाओगी? ली बिंगयुन का दिमाग कुछ नहीं सोच पा रहा था। जैन योंगफू ने जल्दी से बीच में आकर कहा, बिंगयुन उस शिष्य के लिए दवा बनाने की बात करने आई है। हाँ जैनशु, आपने जो दवा बनाई थी उसका असर थोड़ा कम था। ली बिंगयुन ने बात पकड़ ली, लेकिन आवाज अभी भी स्वाभाविक नहीं थी। जियागियो ने दोनों का अजीब चलचलन देखा और आंखें तेरी कर लीं। वो समझ गया कि कुछ छुपाया जा रहा है। उसकी नज़र कुछ कहना चाहते जैन हुलाई पर पड़ी। जैन हुलाई, मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ ये तो जानता है, मुझे बता, तेरी बाबा से डर है तो मैं हिफाजत करूंगा। वो एक दाना कर है, मुझसे तो नहीं होगा। जैन हुलाई ने जैन योंगफू की आंखें देखीं, फिर जिया जियो का प्यार याद आया। उसने हिम्मत करके कहा। जब उसने झेन योंगफू और ली बिंगयुन को चुप रहते देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं, आंसुओं की एक परात चमक गईं। वो वापस आ गए तो फिर मुझसे क्यों छुपाया? दिल में बुरी शंका उठी, पर फिर सोचा अगर वो आ गए हैं तो कोई बात बुरी नहीं, क्यों कह रखा था मत बताओ। झेन योंगफू को डर था कि ये बात कुछ बिगाड़ न दे, पर वो कुछ नहीं बोल सकता था। मजबूर होके सर हिलाया। जिया जियो को गुस्सा भी आया और घबराहट भी। दांत पीस के बोला, ये बुद्धू नहीं जानता मैं उसे कितना याद करता हूँ। अभी कहाँ है, मैं जाता हूँ। आंसू अनजाने में बह चले, जल्दी से पोंछ लिए। अंदर 16 साल की याद और दर्द उबल रहा था। तभी रसोई से कुछ टूटने की आवाज आई। लिंगमे के हाथ से देग गिर गई, दाल जमीन पर बिखर गई। वो वापस आ गए। एक पल में सब समझ आ गया। ज़ेन योंगफू कल इतना अजीब क्यों था। वो तेजी से ज़ेन योंगफू के सामने आया और उसका कान पकड़ लिया। हरामी, जानता है मैं कितना परेशान था, मुझे ऐसा क्यों किया? जिया जियो के पास मजाक करने का मूड नहीं था। लिंगमे को रोक लिया। भाभी, उसे मत मारो, चलो सब मिलके चैन चंगान से मिलते हैं। उस पागल ने मुझे 16 साल तक याद कराया, मिलके पूछूंगा। और इसी मत, दूसरी तरफ तुम ध्यान से सांस छोड़ने के बाद एक चिंगारी जैसी लौ निकलती है। ये हुंडन शरीरा की ताकत है। इस स्टेज पर फेजियान फेशिंग आ जाता है। ये देख लो लिपिंगियन का भेजा हुआ फेजियन फेचिंग का विधि। थोड़ी देर में सीख लिया, चेहरा कुछ अजीब हो गया। ये तेरी समझने की ताकत है, जरूर दिमाग की आदाशों से जुड़ी है। हुंडान शरीरा सिर्फ साधना में मदद करता है, समझ पूरी तरह दिमाग से है। और तू पिछले जन्म में एक आम इंसान था, ऐसी प्रतिभा मुमकिन नहीं। ये यादें मेरी ताकत है। तुम अंदर ही अंदर खुश हो। तुम बाहर निकले, हुआंग स्वेन्यून का दरवाजा खटखटाना चाहते हो, उसकी तलवार उधार लेनी है। अभी एक अच्छी तलवार की जरूरत है। पर हुआंग स्वेन्यून का दरवाजा खोलने से पहले बाहर दरवाजा खटखटाया। सोचा ज़ेन योंगफू या ली बिंगयुन होंगे। दरवाजा खोला तो चौंक गया। जिया जियो सामने था, आंखें लाल थीं, अंदर की तकलीफ रोक रहा था। चैन चांगान? जिया जियो की आवाज में हल्की बेकरारी थी। आंखें तेरी करके तुम पर गढ़ी थीं। ज़ेन योंगफू और ली बिंगयुन छुपाने में नाकाम रहे, ये अंदाजा हो गया। सर हिला दिया। सर हिलाते ही जहन में एक के बाद एक तस्वीरें गुबारने लगीं। चारों तरफ खामोशी थी। तुम वहीं खड़े रहो। थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से हाथ उठाया और जिया जियो की पीठ थपथपाई। ये जिस्म किसी और का था, ये यादें भी किसी और की थीं, पर इस गहरी दोस्ताना ने दिल को छू लिया। मुंह से निकला, कोई बात नहीं, मैं आ गया। ज़ेन योंगफू ने ये देखा, आंखें भर आईं, तेजी से आगे आए, तीनों एक साथ लिपट गए। 16 साल की जुदाई के बाद ये मुलाकात थी। ज़ेन हुइलाए एक तरफ खड़ा था। अपने बाबा और जिया जियो को ऐसा देखा तो पहली बार दोस्ती का असली मतलब समझा। लगता था जैसे आज वो थोड़ा बड़ा हो गया। लिंगमई ने सुकून से लंबी सांस ली। अब ज़ेन योंगफू की चिंता नहीं। ली बिंगयुन एक तरफ आंखें भरी खड़ा था, बीच में नहीं गया। वो सोच रहा था कि लुओल चेन को बताना चाहिए या नहीं। जिया जियो ने शर्म से तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन हाथ अभी भी पकड़े था। अंदर आते वक्त हुआंग स्वेन्योन को देखा तो थोड़ा जेलस हो गया। खुद भी तुम्हारे पास नहीं रह सका और ये आदमी तुम्हारे साथ रहता है। तुमने हुआंग श्वन्युवन का परिचय कराया। जा जयू और भी जेलस हो गया। हुआंग श्वन्युवन को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत किया। सब बैठ गए। जा जयू को पता चला तुम्हारी यादें बहुत कम हैं तो चेहरा घबरा गया। बार बार पूछा कि क्या बचपन की यादें याद हैं? थोड़ी यादें हैं, सुनी तो थोड़ा सुकून आया। चैन चांगान, एक बात बता, मरते वक्त मुझे नहीं बताया, चलो सुना समझ लेता हूं, लेकिन लौटते वक्त छुपाया, ये तो बता। जा जयू दुख में भी फिक्र कर रहा था। कोई जवाब नहीं सूझा तो तुमने सर पकड़ के दर्द का नाटक किया। ज़ेन योंगफू तुरंत। जिया जियो भी भाग के आया,
पछतावा होने लगा कि ज्यादा पूछ लिया। थोड़ी देर बाद तुमने देखा दोनों बहुत घबरा गए हैं। नाटक बंद किया, धीरे से बोला, कोई बात नहीं। जब बहुत सारे जाने पहचाने लोग एक साथ मिलते हैं तो सरदर्द हो जाता है, तो इसीलिए छुपाया था। सब मेरी गलती है। जिया जियो ने अपने आप को ही दोषी ठहराया। तुमने उसे रोक के समझाया, कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम बस बहुत याद करते थे। जेन योंगफू ने भी समझाया। शाओ जी, चांगान गाने कह दिया, ठीक है, अपने आप को दोष मत दो। जिया जियो थोड़ा शांत हुआ, गंभीरी से बोला, यादें लौटने में वक्त लगता है, जोर जबर मत करना, कोई और घबराहट मत करना। जेन योंगफू ने भी सर हिलाया। पहले सोचा था तुझे जाने पहचाने जगहों पर ले जाएंगे ताकि यादें लौटे, अब धीरे धीरे चलते हैं, वक्त काफी है। कुछ और बातें हुई। तुमने यादें खाली होने का बहाना बनाते हुए थक जाने का नाटक करके सबको विदा किया। जिया जियो काफी देर दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर मजबूर होकर जेन योंगफू के साथ चला गया। तुम बिस्तर पर लेट गए, दिमाग घूम रहा था। जिया जियो के जरिए कुछ और यादें आईं। उस चेन चांगान बुजुर्ग का बचपन, बोलना चलना, बिल्कुल एक ट्रैवलर जैसा। एक और बड़ी बात दिमाग में आई, क्या मैं वही चन चांगान हूं जिन्हें ये लोग याद करते हैं? वापस आने पर धरती की यादें रहीं, इस दुनिया की सिर्फ अधूरी यादें रहीं, इसलिए लगा कि यहां कभी था ही नहीं। ये अंदाजा बिल्कुल ठीक बैठता है। तुमने धीमी मुस्कान के साथ सर हिलाया। अगर सच है तो ये बड़ी खुशनसीबी है। जेन योंगफू और जिया जियो जैसी सच्ची दोस्ती पिछले जन्म में कभी नहीं मिली। जब सब वापस आए तो जेन योंगफू ने गंभीरी से कहा, चांगान गई की हालत नाजुक है, ये बात सब छुपाए रखें, किसी को भी मत बताना, वरना उसकी यादें लौटने में रुकावट पड़ेगी। सबने सर हिलाया। ली बिंगयोन ने भी लो यीचेंग को बताने का इरादा छोड़ दिया। अंदर से लुओ यीचिंग की आवाज आई, बिंगयुन, तुझसे काम है, मेरे पास आ। ली बिंगयुन घबरा गया, सबकी तरफ उठने की गुजारिश करते देखा। क्या बोलूं, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, शीनयांग को पता चल जाएगा। जिया जियो को पता था लुओ यीचिंग तुम्हारे दिल में कितनी जगह है, अभी मिलाना सही नहीं। जल्दी से बोला, कह दो 1 साल की मौत जैसी साधना पे गए हो तब निकलोगे। ली बिंगयुन को ये बात जानी पहचानी लगी। जेन योंगफू ने भी बेबसी से जिया जियो को देखा। पहले लुओ यीचिंग ने यही बोल के तुमसे मुंह छुपाया था, मैं चांगान ग के लिए कर रहा हूं, मेरी बात मानो, इन दिनों कुछ छुप के रहो। जिया जियो ने सीधा कहा। ली बिंगयुन ने ट्रांसमिशन स्टोन में बोला, शीनयांग, मुझे अचानक प्रतिभेदता लगती है, शायद 1 साल की साधना करना पड़ेगा। पर अगली ही पल लो यीचिंग की आवाज आई, जिसने सबको चुपचाप कर दिया। 1 महीने बाद तुम्हारे शिजुन की बरसी है, भूल गए? सबको अचानक याद आया। उस दिन को ये लोग हमेशा याद करते थे, 16 साल में कभी नहीं भूले। अब तुम्हारी वापसी पर सबने भुला दिया था। ली बिंगयुन हड़बड़ा गया। जिया जियो ने सोचा, फिर बोला, कह दो तुम भूल गए। ली बिंगयुन ने दिल में ठंड के साथ ट्रांसमिशन स्टोन में बोला, शीनयांग, भूल गया था। एक लंबी चुप के बाद लो यीचिंग की आवाज आई, ठीक है, मतलब आप दर्द से निकले, चलो ऐसे ही सही, बरसी का काम मैं करूंगी, ध्यान से साधो। ली बिंगयुन के दिल में गुनाह था। जिया जियो ने जल्दी से तसल्ली दी, तुमने अच्छा किया, शर्मिंदा मत हो, चांगानगे आ गए हैं, अब बरसी हो या ना हो एक जैसी बात है। दूसरी तरफ जेन के पुराने आंगन में लुआ यीचेंग धूपते सूरज को तकता रहा। चेहरा थका था। धीरे बोला, क्या सच में वो लौट सकता है? लौटा तो उससे कैसे देखूंगा। लुआ यीजी बाहर से अंदर आया और समझाया, दीदी, बिंगयुन को दोष मत दो, वो बरसी भूला नहीं, बस दर्द से भागना चाहता है। लुआ यीचेंग ने सर हिलाया, एक डब्बी निकाली और लुआ यीजी को दी। ईजी, थोड़ी देर में ये डब्बी जेन योंगफू के पास ले जा, इसके लिए खास दवा बनाना चाहता हूं। 16 साल से ना झन योंगफू के सामने आ सका, ना जिया जियो के, सिर्फ बरसी पर मिलना होता था। अब भी लुआ यीजी का सहारा लेना पड़ा। लुआ यीजी ने डब्बी ली और सर हिलाया, मैं शाम को चली जाऊंगी, वहां जाके कुछ खाना भी खाऊंगी। वहां चांगान गे के साथ खाने की याद आती है। रात का अंधेरा छा गया, आसमान पर तारे बिछड़े मोती जैसी थीं। झन योंगफू और जिया जियो के दिल में एक साथ एक ख्याल आया, दोनों तुम्हारे दो पर आकर तेरे हाल लिए, फिर साथ ले गए। चांगान गे, खाना खाके तारे देखते हैं। ये बात 16 साल से दोनों के दिल में थी। दस्तरख्वान पर जिया जियो और झन योंगफू बराबर तुम्हारी प्लेट में डालते रहे। जिया जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुर्गी पसंद थी। जेन योंगफू ने भी गोश्त का टुकड़ा डाला और बोला, चांगान ग, ये मेरी खास डिश है, 16 साल बाद एक बार फिर चखना। लिंग बिंगयू ने भी बोला, शिजुन, ये भी आपको पसंद था, ज्यादा खाओ। लिंग में ये दिल को छू लेने वाला मंजर देख के चुप मुस्कुराती रही।
पास में जेन हुइलाई मुंह देखा करता रहा। पहले सब उसे खिला देते थे, आज कोई नहीं पूछ रहा, सर झुका के खाता रहा। तुमने देखा तो अपनी प्लेट से मुर्गी का तांग जेन हुइलाई की तरफ खिसकाया। मुर्गी का तांग खाते नहीं हूं, हुइलाई तूक चले। जैन हुइलाई की आंखें चमकी। हाथ बढ़ाया ही था कि जैन योंगफू ने एक चपट मारी। इसे मत दे, सजा दे रहा हूं, कहीं जा रोटी खा। जैन योंगफू हुइलाई का राज बताने का गुस्सा अभी भी नहीं गया था। जैन हुइलाई ने सर छुपा लिया, कुछ न बोला, चुपचाप खाता रहा। तभी जैन योंगफू ने एक डब्बी निकाली और मुस्कुराते हुए तुम्हारी तरफ बढ़ी। चांगानगर, ये तलवार तुम्हारे लिए है। अभी तुम्हारे पास कोई अच्छी तलवार नहीं होगी, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। जैन हुइलाई का चेहरा उतर गया। बाबा ने कह रखा था जब इसका बलज्ञान बढ़े तब देंगे, अब सीधे तुम्हें दे रहे हैं। गुस्सा था पर बोल नहीं सकता। तुम्हारे दिल में खुशी आई, तुम्हें सच में अच्छी तलवार चाहिए थी। जल्दी से हाथ बढ़ाया और शुक्रिया कहा। शुक्रिया योंगफू। तुमने चुपके से डब्बी खोली। अंदर की तलवार देख के दिमाग में एक नाम कौधा, काओ काओ जियन। जियाजियो ने धीरी सांस ली। हमने बहुत ढूंढा पर तुम्हारी काओ काओ जियन नहीं मिली। शायद अभी भी आसमान में कहीं भटकती होगी। जब वो टूट गया था तो हमने सोचा लिंगती खत्म, पर काश वो मिल जाता तो नया जिस्म बना लेते। तुमने सर हिलाया, अंदर दर्द था पर दबा लिया। कोई बात नहीं, खाते हैं चलो। सब समझ गए, किसी ने और नहीं छुपाया। बात बदल ली, फिर से तुम्हें खिलाते रहे, बस तुम्हारा दिल खुश रखना चाहते थे। तभी सब ने एक साथ बाहर की तरफ देखा। जैन योंगफू ने हड़बड़ा के बोला, ये कैसे आ गया? जिया जियो और सब भी चौंके। बिल्कुल नहीं सोचा था कि लोआ इजी इस वक्त आएगी। जैन योंगफू, लिंगमेई, डी, हुलाए, मैं आ गई, खाया या नहीं तुमने? लोआ इजी की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। खुद आने से पहले उसकी मुस्कान ही अंदर पहुंची। उसकी आवाज सुन के तुम्हारा जिस्म हिला। एक अजीब सी जानी पहचानी फीलिंग उभर आई। जब लो इजी कमरे में दाखिल हुई तो तुम उठ खड़े हुए। जहन में एक ही बात आई, ये खूबसूरत औरत उस बुजुर्ग की बेगम लुओ यीचेंग है। उसके आने से सब हैरान हो गए। देखते देखते सब उठ गए ताकि लुओ इजी का ध्यान तुमसे हट जाए और तुम इतने अलग ना लगो। पर सबका एक साथ उठना ही मंजर को अजीब बना गया। लुओ इजी ने सबको परेशान देखा, कुछ समझ नहीं आई। फिर उसकी नजर तुम्हारे चेहरा पर गई। उसने भौंक के पूछा, बिंग्युन, तुम यहां कैसे? खा रहा था ना मौत की साधना में। लुओ इजी ने माथा से कोड़ा और कुछ वक्त से गुम जिया जियो को भी देखा। दिल में सोचा आज तो अजब लोग मिले हैं। फिर दस्तरख्वान पर बिछाए खाने की खुशबू देखी तो हैरान हुआ, क्या कोई खुशी की बात है? लिंगमेई ने सबसे पहले संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, यीजी बहन कैसे आई? आज हुलाई का जन्मदिन है। लुओ यीजी ने सुना तो याद आया पर जल्दी से माथा सिकोड़ लिया। जन्मदिन की सही तारीख याद नहीं थी पर इतना जरूर था कि ये तुम्हारी बरसी के करीब होता है। अभी 1 महीना बाकी है। पर सामने का खुशगवार मंजर देख के ज्यादा सवाल नहीं किया। मेरी बहन को पता चला बिंग्युन साधना में जाएगा तो उसने मुझे जैन योंगफू के पास दवा बनाने भेजा, उसकी प्रतिबद्धता के लिए। लोइजी ने सीधा काम बोला, डब्बी निकाली और जेन योंगफू को दे दी, फी के तौर पर। ली बिंग्युन के सामने होते हुए भी उसने परवाह नहीं की। ली बिंग्युन के चेहरे पर शर्म की एक लहर आई पर जल्दी से छुपाया। शिजुन की बात याद थी, कुछ बिगड़ नहीं सकता था। जेन योंगफू ने डब्बी ली और सर हिलाया। सबने सोचा लोइजी अब चली जाएगी, पर वो दस्तरख्वान पर खाने को ताकता रहा, उठने का नाम नहीं। लिंगमी ने नज़ाकत से बुलाना चाहा पर जेन योंगफू की घूरती आंखें पड़ी। मगर लोइजी का खाने का शौक सबसे ज्यादा था। लिंगमी के बात करने से पहले वो मुस्कुराते हुए जगह ढूंढ के बैठ गई और वो जगह तेरे पास की थी। सब बेबास होके खाते रहे। मेज की खुशगवार फिजा जा चुकी थी। अब एक अजीब सी कशमकश थी। लियो यीजी खा रहा था कि तभी नोटिस किया, पास में ये नौजवान कौन है? उसकी कटोरी में इतना अच्छा खाना क्यों है जबकि जैन हुलाई की कटोरी खाली है? उसने अंदाजा लगाया कि शायद जिया जियो का नया शिष्य है, पर उम्र के हिसाब से कोई खास जहन नहीं लगता। ज्यादा नहीं सोचा, खाने में लग गया। खाते खाते उसे तुम्हारी याद आई, वो दिन जब यहां तेरी साथ खाना खाता था। आंखें भर आईं और तुम्हारे दिल में भी हुलचल थी। लो इजी को देखते ही जहन में कुछ झलके। तुम दोनों साथ तारे देखते, पहाड़ों में घूमते और कुछ धुंधली सी तस्वीरें। दिल में पक्का था ये चैन चांगान बुजुर्ग की बेगम है, पर एक सवाल था, तस्वीरों में उसका मिजाज कभी अलग होता था। क्या ये 2 शख्सियत वाली बात है? लो इजी ने देखा सब उसकी वजह से सहमे हुए हैं। खाते खाते बोला, अरे यार, मैं कोई अजनबी नहीं हूं, इतना क्या घबराना। जैग योंगफू और जिया जियो ने माहौल ठीक करने की कोशिश की। ली बिंग्युन ने सर झुका के खाना खाता रहा।
चेहरा लगभग कटोरी में घुस गया। खाने के बाद लुओ इजी ने जेन योंगफू से पूछा, कोई शराब है, पिए मन कर रहा है। ये सुनते ही पता नहीं क्यों तुम्हारे मुंह से निकल गया, मत पियो। पूरी मेज पर सन्नाटा छा गया। तुम भी हैरान था, ये तो बिल्कुल अनजाने में निकला था। लुओ इजी ने तुरंत घूर के पूछा, पहले से तुझ पे नजर है, तू है कौन? मेरा पीना क्या तेरा कामा है? जिया जियो ने संभाला, ये मेरा नया शिष्य है इजी। इसके बाबा शराब पी के मार देता था, इसलिए शराब से नफरत है। अभी तेरी बात से डर गया। तुमने भी सर हिला के हाँ कह दी। मेरा बाबा ने पी के कई बार लगभग मार दिया था। लो इजी थोड़ी देर चुप रहा, फिर आवाज नरम हो गई। तुम्हारे दिल में एक अनजाना दर्द उठा। उसे रोकने की इच्छा भी हुई, पर सब दबाना पड़ा। लुएजी के जाने के बाद जेन योंगफू और सब कुछ देर चुप रहे, फिर ऑकवर्डली मुस्कुराने लगे। चांगानगा, वो चली गई, अब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुमने खामोशी से कहा, मुझे याद है कि मुझे उसे बहुत प्यार था। ये सुन के पूरी मेज पे सन्नाटा छा गया। जिया जियो ने घबरा के खांसी की और बात बदल दी। चंचांगान, ये बात हमने सुनी नहीं, बस खाते हैं। जेन योंगफू ने भी जल्दी से मुद्दा बदला, शराब पीते हैं, मोहब्बत की बातें नहीं। ली भिंगयुएन और लिंगमे के चेहरा भी अलग अलग थे। सिर्फ तुम थे जो सबके अजीब भाव देख के कुछ अंदर ही अंदर सोच रहे थे, पर गहराई में नहीं गए। अभी पक्का नहीं था कि वो चैन चांगान बुजुर्ग हो या नहीं। अगर नहीं होते तो जो सोचा वो गलत होता। एक अजीब खाने के बाद जेन योंगफू और जाजियू अपना इरादा नहीं भूले। शराब लेके तुम्हें छत पर ले गए। आसमान में तारे बिखरे थे। रात का मंजर बेइंतहा सुंदर था। तुम भी बोल उठे, कितना खूबसूरत है। यहाँ के तारे ज्यादा साफ और बड़े लगते हैं, जैसे ऊपर कोई अदृश्य आईना हो। मेरा बेटा बचपन से तारे देखना पसंद करता था, पर कमी शक्ति होने पर साफ नहीं देख सकता। तो उसने एक बुजुर्ग को यहाँ एक नजर बढ़ाने वाली विधि लगाने को कहा। जेन योंगफू ने मुस्कुराते हुए बताया, आवाज में प्यार भी था, थोड़ी उदासी भी। तुम्हारे जहन में ख्याल आया, वो बुजुर्ग गाओ दाओरन को कैसे जानता है? इतने अच्छे दोस्त थे उनके। चांगानगे, वो तारा देखो, वो तुम्हारा है। जेन योंगफू ने एक तारे की तरफ इशारा किया। तुमने देखा तो हैरान रह गए। ये वही तारा था जो तुमने बचपन से रास्ता दिखाने वाला माना था। पास में और भी चमकीले तारे थे जो रोज रात दिखते थे। जिया जियो ने मुस्कुराते हुए बताया, ये सब तुमने वहां रखे थे। तेरी ताकत इतनी ज्यादा थी कि पहाड़ काट दिया करता था। पहाड़ों को उठा के दूर ले जाना भी आम बात थी। तारे बनाना तो बहुत आसान था। पास वाला तारा तुम्हारी बेगम का है, वो हुआंग जाओ जाओ का, वो लुआ यीजी का, वो लिन यान्यू का, पर मेरा और योंगफू का कोई तारा नहीं। सच में दोस्त से ज्यादा रिश्ते याद हैं तुम्हें। तुमने धीमी मुस्कान के साथ सोचा। दिल में सवाल था। हुआंग जाओ जाओ और लिन यान्यू का नाम कुछ याद नहीं, शायद बुजुर्ग के खास दोस्त थे। जेन योंगफू ने जाजियू को धीरे से धकेला, तुम्हारा दिल रखने के लिए। जाजियू ने भी मजाक बंद किया। तीनों छत पर चुपचाप लेटे गए। दोनों की जोश ने तुम्हें भी रंगा। जहन में अचानक तीनों का साथ तारे देखना याद आया। बिना सोचे हाथ बढ़ाकर दोनों के कांधों पर रख दिए। जिया जियो और जेन योंगफू का जिस्म थोड़ा रुका, फिर दोनों के होंठों पर मुस्कान आ गई। दोनों के दिल में यकीन हो गया, ये वही हैं जिन्हें 16 साल से ढूंढ रहे थे। तुम्हारे होंठ भी अनजाने में मुस्कुरा उठे। दिल में ख्वाहिश आई कि काश तुम वही बुजुर्ग हो। जिया जियो ने गंभीरी से कहा, अभी तेरी शक्ति बहुत कम है, जल्दी साधना करनी होगी। जो भी चाहिए मुझे बता। जेन योंगफू भी बोला, कल से रोज तेरे लिए दवा बनाऊंगा, छोटे से बड़े दर्जे तक, जो भी चाहिए। मेरी दवाओं के कोई नुकसान नहीं, बेपरवाही से खा। रात गहरी होती गई। पहले से बागबागी में जो उदासी रहती थी। दूसरी तरफ लुओ ईजी अपने आंगन में लौट आई। देखा लुओ ईचेंग छत पर बैठ के तारे देख रही है। ईजी, पता नहीं क्यों अभी मुझे लगा वो भी तारे देख रही है। लुओ ईचेंग की बात ने लुओ ईजी को पल भर के लिए ठहरा दिया। बहन की आंखों में आंसू देखे तो समझ आया वो तुम्हारे बारे में सोच रही थी। उसका तारा आज ज्यादा चमक रहा है। क्या वो वापस आ गई? लुओ ईचेंग ने लुओ ईजी की तरफ देखा। आंखों में उम्मीद और डरा था। लुओ ईजी ने थोड़ी देर सोचा, फिर हाँ में सर हिलाया। लुओ ईचेंग के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आई। लुओ ईजी ने आंधे की सांस ली और पूछा, दीदी, अगर वो वापस आई होती और चेहरा बदला हुआ होता तो क्या तुम पहचान लेती? लुई चिंग ने बेफिक्र सर हिलाया। मैं एक नजर में पहचान लूंगी, सिर्फ आंखें मिलाना काफी है। लो ईजी के दिल में एक झटका लगा। दिमाग में जेन योंगफू के घर का पूरा मंजर घूम गया। सबका अजीब बर्ताव, ली बिंगयुन की अनकॉमन हरकतें, तुम्हारा मत पियो
और तुम्हारी नज़र। एक हिम्मत वाला अंदाज़ा दिल में आया। उसने लुई चिंग की तरफ तेजी से देखा और जल्दी से बोला, मैं डब्बी भूल गई जो तुमने दी थी, एक बार और जाना पड़ेगा। लुई चिंग कुछ कहती, उससे पहले लुईजी पूरी तेज उड़ान भर के जेन योंगफू के आंगन की तरफ चली गई। दिल में उम्मीद भी थी, डर भी। सच जानना चाहता था, बहन को फिर से दर्द नहीं देना चाहता था। लुईजी जल्दी पहुंच गई, दिल की धड़कन संभाली, आंगन में कदम रखते ही तुम्हें ढूंढने लगी। जेन योंगफू और जिया जियो ने उसकी मौजूदगी भांप ली, तुरंत घबरा गए। जिया जियो ने फौरन तुमसे कहा, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसमें जिंदा इंसान आ सकता है, अंदर चले जाओ। तुमने उनका घबराहट तो देखा, पर कारण समझ नहीं आया। जिया जियो ने तुम्हें उस चीज में छुपाया। लुईजी ने अंदर तक देखा, तुम्हारा कोई निशान नहीं मिला। बहुत चढ़ा के छत पर जिया जियो को देखा, तुम्हारा वो शिष्य कहाँ गया? जिया जियो ने हंसने का नाटक किया। ईजी, तुम वापस कैसे आई? थोड़ी देर पहले वापस भेज दिया जोंग में। लुईजी को और पक्का हो गया, मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, उन्हें बुला लो, बस 2 सवाल करने हैं, जल्दी हो जाएगा। जिया जियो का चेहरा लटकने लगा। जेन युंगफू ने भी हमायत की, पर लुईजी बार बार पूछ रही थी, कभी ट्रांसमिशन किया या नहीं, भेजने वाला कौन था? जिया जियो ने बेबस होकर जेन युंगफू पर जिम्मेदारी डाल दी। लुईजी ने दोनों की तलबिहानी देखी तो आवाज सख्त करके बोली, आंखों में आग थी, मैं देखूंगा तुम दोनों कितनी देर। जिया जियो और जेन योंगफू कुछ न बोल सके। तभी लिंगमे और ली बिंगयून कमरे से बाहर आए। लिंगमे ने कहा, ईजी बहन, अंदर आओ, बैठते हैं, हमारा छुपाने का इरादा नहीं था, उन्हें बाहर लाते हैं, खुद तुमसे बात करें। जिया जियो के पास कोई रास्ता नहीं था, तुम्हें बाहर बुला लिया। तुम फिर से सामने आए तो पहली नज़र लोआ ईजी पर पड़ी। दिल में सोचा वो बुजुर्ग की बेगम फिर आई। लोआ ईजी की आंखें लाल थी, बहुत कुछ बोलना था पर अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उसकी नज़र से घबराहट आई। जिया जियो से कोई इशारा नहीं मिला। तुमने हिम्मत करके कह दिया। वापस आने पर यादें खो गई थी, सर पे भारी चोट आई, एक साथ बहुत से जाने पहचाने लोग देख के तकलीफ होती है। जेन योंगफू ने तो चेहरा ही छुपा लिया। लुईजी एक पल रुकी, फिर उसका चेहरा लाल हो गया, गुस्से और शर्म से। तुम बेशरम हो। तुम भी हड़बड़ा गए। जहन में एक याद चमकी और सारी बात समझ आई। लुईजी वो बुजुर्ग की साली थी, बेगम की जुड़वा बहन। तुम जमीन में गड़ना चाहते थे। माहौल पल भर के लिए पूरी तरह खामोश हो गया। फिर लुईजी ने धीरे से कहा, ठीक है, तुम्हारी मजबूरी समझ आई, माफी देता हूं। दिल में कई रंगों का गदमंडी थी, खुशी भी, शर्मिंदगी भी, और एक छोटी सी अनजानी खुशी भी। पर बहन का ख्याल आते ही उस ख्याल को दबाया। गंभीरी से पूछा, तो कब मिलोगे मेरी बहन से? 16 साल वो पछतावा और याद में जीती रही। कई बार जीने की तमन्ना भी छूट गई। तुम्हारा दिमाग हिलने लगा, सिर्फ एक पल के लिए आगे धकेलने की सोची। बोला, थोड़ी तकलीफ है, आराम चाहिए, वक्त नहीं पता। लुईजी ने दबाकर पूछा, क्या बहन को तुम्हारे आने की खबर दे सकती हूँ? तुमने जिया जियो की तरफ देखा। जिया जियो ने कहा, भाभी को बता सकते हैं, पर उन्हें रोकेंगे ताकि कोई रुकावट ना हो। ली बिंगयुन ने सर हिलाया और कहा, सिर्फ बेगम को बताओ, अभी दूसरों से छुपाना ठीक है। लुईजी मान गई। लिंगमे ने पूछा, लिन यानियो का क्या? जिया जियो और जेन योंगफू ने एक साथ कहा, उसे बिल्कुल मत बताओ। ली बिंगयुन ने धीरे से अपनी बात पूछी। सबकी नज़र तुम्हारी तरफ आई। तुम्हारे जहन में लिन यानियों की कोई याद नहीं थी, पर ली बिंगयुन की बात के धुंधले निशान थे। तुमने कहा, जितना हो सके छुपाओ, मैं आ गया हूं, थोड़ा और इंतजार करवा सकता हूं। लुईजी ने पूछा, क्या ट्रांसमिशन करने का जरिया मिल सकता है? तुमने बहाना बनाया कि जानी पहचाने आवाज सुन के तकलीफ होती है, सीधा मिलने को कहो। लुईजी बेबस होकर मान गई। जाते वक्त एक बार तुम्हारी तरफ घूर के देखा, दिल का बोझ हल्का हुआ, तुम सच में आ गए हो। वापस आंगन में लुईजी ने देखा, लुओ यीचिंग अभी भी छत पर तारे देख रही है। धीरे से पूछा, अगर वो आ गए हों पर ना मिलना चाहते, ना खबर देना चाहते, तो तुम क्या करोगी? लुओ यीचिंग ने नाराज होकर बोला, फिर मैं भी उनसे प्यार नहीं करूंगी। 16 साल दर्द में काटा है, और क्या चाहिए? लुओ यीजी ने ये सुन के डिसाइड किया, अभी बहन को सच नहीं बताएगी। डर था कहीं तकलीफ ना हो। एक कदम एक वक्त चलते हैं। अगली सुबह मौसम साफ था। तुम दो से निकले और वही मंजर जो उस बुजुर्ग ने कभी पहले से देखा था। तुम्हारी फीजियन की ताकत एकदम पक्की हो गई। आसमान में आरामी से गुजरने लगे। नीचे हुआंग सुनियान आंखें फाड़ते देख रहा था। तुम नीचे उतरे तो लो ईजी अचानक आ गई। दोनों का चेहरा थोड़ा अजीब था।
जीजू, कल मैंने बहन से अंदाजा लगाया, फिलहाल उन्हें खबर मत दो। जब तक तुम नहीं मिलना चाहते, कम दिखना बेहतर है। जिन योंगफू के पास जाना भी बंद करो, जरूरत हो तो उन्हें जोंग बुलवा लो। तुमने जल्दी से समझाया और मान लिया। लुओ ईजी ने हुआंग स्वेन्यान को देखा। ये कौन है, पोता शिष्य? तुमने मुस्कुराते हुए बताया। लुओ ईजी ने समझ के हुआंग स्वेन्यान को एक दवा दे दी और कहा, इस उम्र में। इतना कह के वो पलट के उड़ गई। हुआंग श्वेन्युअन ने दवा हाथ में ली, हैरान था। ये तो 9वें दर्जे की दवा थी, अभी काम ना आए, पर कीमत बेहद ज्यादा थी। दोनों वापस दो में साधना करने वाले थे कि ज़ेन योंगफू और जाजियो आ गए। ज़ेन योंगफू के हाथ में एक बड़ी डब्बी थी। मुस्कुराते हुए बोला, चांगानग, रात भर बनाई है, तुम्हारे अभी के दर्जे के लिए सही है। एक खा लो तो एक छोटा दर्जा छूट जाएगा। किसी भी स्टेज पर खा सकते हो, दर्जा अटकड़ा नहीं होगा। तुमने डब्बी खोली, आधी भरी थी दवाओं से। दिल में हैरत थी। जिया जीऊ ने एक गट्ठा निकाला और थोड़ा नाराज लगकर बोला, मेरे पास खास कुछ नहीं था देने को। पता नहीं कौन से ज्ञान भूल गए हैं यादें खोके। ये सब मेरे बेहतरीन ग्रंथ हैं, ले लो। मैं तेरे लिए नहीं कर रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने पहले हमारी जान बचाई थी। तुमने मुस्कुराते हुए ले लिए और कांधा थपथपाया। दोनों के जाने के बाद तुम हुआंग सुन्युआन के साथ वापस दो में साधना के लिए चले गए। थोड़ी देर में आउतियन जोंग के मुख्य डालान के सामने एक छोटी सी खूबसूरत लड़की उतरी। अंदर की तरफ आवाज दी, बिंग्युन है क्या?